हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो 19 जनवरी 2023 को हुआ था। हमारा चार्ट डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है और उसमें पहला क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजनिंग वाला है। असर्शन और रीजन वाला है, अभिकथन और तर्क वाला। हमारा अभिकथन कर रहा है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। जो टीचर्स होते हैं उन्हें किसकी बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, टीचर्सों को बाल विकास के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट बारे में पता होना चाहिए जिससे वो बच्चों का विकास अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा तर्क है वो कह रहा है कि बच्चों के विकास और अध्ययन की प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एक टीचर को पता होगा तो वो शिक्षा की कैसा बना पाएंगे, शिक्षा को अर्थपूर्ण बना सकेंगे, इंटरेस्टिंग बना सकेंगे। तो हमसे ये पूछा है कि सही विकल्प कौन सा है। हमें ये तो पता है कि दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं ये बताना है। तो पहला है कि ये और दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि ये और दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है ये सही है लेकिन आर गलत है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे दोनों सही है। और चौथा है कि दोनों गलत है, नहीं बताया, दोनों सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही भी है और व्याख्या भी सही से कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि शिक्षक जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन्हें बाल विकास इन चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में उन्हें गहन समझ होनी चाहिए। क्योंकि बाल विकास का ज्ञान अगर उन्हें होगा तो वे टीचर क्या करेंगे कि बालकों का मानसिक स्तर है उसको सरलता से जान सकेंगे और बच्चों के विकास और अध्ययन की प्रक्रिया के बारे में जानकर उनकी जो शिक्षा है उसको अर्थपूर्ण और रोचक बना देंगे। यानी अगर उन्हें पता होगा कि बच्चों को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, तो उसे वो उस सब्जेक्ट को और उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाकर और इंटरेस्ट पैदा करेंगे। और किसी में अगर कम इंटरेस्ट है तो उसको ना अलग अलग ढंग से पढ़ाएंगे, अलग अलग विधियों से पढ़ाएंगे जिससे वो इस विषय के बारे में भी जान सके और धीरे धीरे उसमें भी रुचि उनकी आ जाए। तो इस तरह से दोनों सही है और व्याख्या भी सही से कर रहा है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह सिद्धांत जो विकास के विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास यानी कि द अंडरलाइंग assumptions ऑफ थ्योरीज विच एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट एज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस दैट डेवलपमेंट इज। ऑप्शन ए है कि निरंतर होता है, लगातार होता चला जाता है। ऑप्शन बी होता है रुक रुक कर होता है। ऑप्शन सी है कि संस्कृति पर आधारित होता है और ऑप्शन डी है कि आनुवंशिकता पर आधारित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस यानी रुक रुक कर होता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि वे सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, यानी अलग अलग चरणों में जो हमारे डेवलपमेंट को विभाजित कर देते हैं, उनके अनुसार जो विकास होता है वो रुक रुक कर होता है। ठीक है, क्योंकि विकास चरणीय सिद्धांत को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं और विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता यानी डिसकंटिन्यूस पर बल देता है। ठीक है, क्योंकि विकास के असतत दृष्टिकोण का मानना है कि लोग जीवन के ऐसे चरणों से गुजरते हैं जो गुणात्मक रूप से एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। अनिरंतरता यानी जो डिसकंटिन्यूस होता है उसका दृष्टिकोण विकास को अधिक अचानक परिवर्तन के रूप में देख लेता है जो कि विभिन्न आयु विशिष्ट जीवन काल में अलग अलग व्यवहार को उत्पन्न करता है और इसे हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इज अ प्राइमरी एजेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन व्हाइल इज अ सेकेंडरी एजेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण का एक प्राथमिक संस्था है और जबकि डे समाजीकरण की एक द्वितीय संस्था है। ऑप्शन ए है कानून विद्यालय, ऑप्शन बी है सामाजिक नीति संस्कृति, ऑप्शन सी है पुस्तकालय आस पड़ोस, ऑप्शन डी है परिवार विद्यालय। इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फैमिली एंड स्कूल। ठीक है, जो हमारे समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है वो कौन सी होती है, परिवार यानी फैमिली होती है। और समाजीकरण की जो द्वितीय संस्था होती है वो विद्यालय होता है यानी कि स्कूल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी का जो परिवार में होता है उसमें बच्चा जन्म लेता है और वही उसका समाजीकरण करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका समाजीकरण बाहर जाकर होता है तो स्कूल करता है उसका, क्योंकि स्कूल जो होता है वो लघु रूप होता है बच्चों के समाजीकरण का, तो वो कैसा है, द्वितीयक है। ठीक है, द्वितीयक। मेरी व्याख्या कह रही है कि परिवार यानी जो फैमिली है वो समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था है जबकि जो विद्यालय होता है वो समाजीकरण की द्वितीय संस्था होती है। ठीक है, परिवार के भीतर मानदंडों और मूल्यों का समावेश प्राथमिक समाजीकरण को कहलाता है जबकि ये बच्चे खुद को जानना चाहते हैं और अपनी पहचान खोजने की कोशिश करते हैं और इंसानों दैनिक कार्यों को सीखते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि खुद को जानने के लिए, अपनी पहचान को खोजने के लिए और अपने दैनिक कार्यों को सीखते हैं। ठीक है, कहाँ सीखते हैं, यहाँ परिवार में। ठीक है, परिवार में
सीखते हैं, इसलिए परिवार क्या हो गया, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था हो गई। जबकि स्कूल जो होते हैं वो मानदंडों को, जो मूल्य होते हैं, व्यवहार होते हैं और साथ ही जो जैसे समाज में रहा जाता है, क्या हमारे कर्तव्य होते हैं, वो सब कौन सिखाता है, स्कूल समाता है। तो स्कूल क्या हो गया, द्वितीय समाजीकरण की संस्था हो गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जीन पियाजे से आया है। तो जीन पियाजे से तो हर प्रीवियस ईयर में आते हैं क्वेश्चन, इस बार भी आएंगे, तो अच्छे से याद करके जाना। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या फिर संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली जो बाधा होती है उसको दूर किया जा सके। ऑप्शन ए है समावेशन, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है जैविक परिपक्वता, ऑप्शन डी है संक्रियात्मक अवसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समायोजन यानी कि अकोमोडेशन। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या फिर जो संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली जो बाधाएं होती हैं उनको दूर किया जा सके। और समायोजन का अर्थ होता है समान वातावरण को देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन को लाना। ठीक है, जैसे उस समाज में रहने में मदद मिल सके, अर्थात किसी समूह के विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, उस समूह से जुड़ने में सहायता मिल सके। अच्छा, कोई जो होता है उसको अलग विचार होते हैं, हमारे अलग विचार होते हैं, हम अपने विचारों को त्याग कर उनके विचारों को अपनाना पड़ेगा जिससे हम उस समूह से जुड़ सकें। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्वेश्चंस आते हैं जीन पियाजे से। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूल संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था, द्वितीय अवस्था यानी दूसरे चरण में है और ये चरण 2 वर्ष से लेकर उम्र के आसपास प्रारंभ होता है। और इस चरण में जो बच्चे होते हैं वो बातें करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और लगभग 7 साल की उम्र तक ये चलता है। प्री ऑपरेशनल चरण के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक खेल, अच्छा पूछ लेगा कि प्रतीकात्मक खेल कब विकसित होता है, तो द्वितीय अवस्था जो कि 2 वर्ष से स्टार्ट होती है, 7 वर्ष तक चलती है, उसमें स्टार्ट होता है। ठीक है, और प्रतीकों में हेरफेर करना भी ये सीख लेता है इसी अवस्था में। हालांकि वे अभी ठोस तर्क को सही समझते हैं और मानसिक रूप से जानकारी में हेरफेर नहीं कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ठोस तर्क होता है उसको ही सही समझते हैं, जो मानसिक रूप से जानकारी में हेरफेर होता है वो भी करना नहीं जानते, वो आगे वाली अवस्था में ही जानेंगे। ठीक है, और अन्य लोगों के दृष्टिकोण को लेने में भी असमर्थ होते हैं, दूसरे का नजरिया भी नहीं समझ पाते हैं। अर्थात प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी दूसरे चरण में चिन्हित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी इज डिस्कस्ड इन द, अच्छा जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो बताइए निकृष्ट विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? ऑप्शन ए है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है एरिक इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत और ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की चर्चा किसने की है, तो बोले वाइगोत्स्की ने की है। कौन से सिद्धांत में की है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में की है। ठीक है, जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है। एरिक इरिक्सन का कौन सा सामाजिक सिद्धांत है? मनोसामाजिक सिद्धांत है। ठीक है, और सिगमंड फ्रायड का कौन सा सिद्धांत है? मनोलैंगिक सिद्धांत है। ये भी याद रखना। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को क्या है, आधार यानी वैसे वो माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जो होता है वो समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण यानी कि जो नकल है वो करना सीखता है। और जो वाइगोत्स्की है उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को क्या माना है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की अपने इसी सिद्धांत में तीनों अन्य तत्व जेडपीडी, एमकेओ और ढांचे को भी शामिल करते हैं।
ठीक है। वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति के इस स्तर में सीखने के लिए जो अन्य व्यक्ति की सहायता है वो की जाती है, अर्थात जिसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव हो तो उसका विकास संभव नहीं हो पाता है। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी सहायता से वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने में भी सफल हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति है, उसे यहाँ तक पहुँचना है, वो यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे हेल्प चाहिए। अगर टीचर जो हेल्प करती है वही ZPD, जॉन अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ढपान या ढांचा कहलाता है। यहाँ तक उसकी हेल्प करेगी तो वो पूरी अपनी जानकारी हासिल कर लेगा, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने में उसकी हेल्प करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को इन अकॉर्डेंस विद लेव वाइगोत्स्की थ्योरी या टीचर शुड, ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूह में काम करने में हतोत्साहित करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हतोत्साहित यानी डिमोटिवेट के बाद आ जाए वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमसे पॉजिटिव में पूछा है तो नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबों, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। तो ये अच्छा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए जिससे वो अपनी हेल्प उनके अच्छे से हो सके। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सर्वोत्तम अंक पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, किसी भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वो मार्क्स प्राप्त करने के लिए बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर ऑप्शन वही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो एक टीचर होती है उसको विद्यार्थियों को पाठ या ढांचा प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने सर्वोत्तम यानी सबसे योग्यतम जो योग्यता है उसको सबसे उत्तम योग्यता है उसको प्राप्त कर सकें, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक पाठ के ढांचे की आवश्यकता होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के शिखर तक ले जा सके। मैंने आपको बताया था कि शिक्षक जो होता है वो स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। अगर वो यहाँ तक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, यहाँ तक उसने प्राप्त कर लिया है लेकिन यहाँ पे वो अटक रहा है, यहाँ पे जो हेल्प करेगी वो पाठ ढांचा कहलाएगा जिससे वो यहाँ तक अपनी हेल्प पूरी हो जाएगी, उसकी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का भी समाधान कर सके, इसके लिए टीचर को क्या प्रदान करना चाहिए, पाठ या ढांचा प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंडिविजुअल स्टेज ऑफ मोरल ऑफ कॉन्फॉर्मिंग टू द democratically accepted laws and morals of community welfare is reflected in the call works of moral development। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में परिलक्षित होती है। ऑप्शन ए है स्तर ए पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन बी है लेवल 2 परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी है स्तर 3 है उत्तर परंपरागत चरण, और ऑप्शन डी है स्तर सेकंड और स्तर थर्ड दोनों ही। तो बताइए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेज जो लेवल थर्ड का जो स्टेज होती स्तर थर्ड का उत्तर परंपरागत चरण, ठीक है। इन्होंने कितने दिए थे, इन्होंने 3 स्तर दिए थे और तीनों स्तरों को 2-2 चरणों में विभाजित किया था, इस तरह से 6 चरण और 3 स्तर थे। तो जरा देख लेते हैं इनके बारे में। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत जो कानून होते हैं और लोक प्रथाएं होती हैं उनके अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के ये तीसरा चरण होता है जिसका होता है उत्तर परंपरागत चरण। पहला होता है पूर्व परंपरागत चरण, दूसरा होता है परंपरागत चरण, तीसरा होता है उत्तर परंपरागत चरण, ठीक है। तो ये 3 इनके होते हैं चरण और इनके तीनों चरणों को 2-2 तीनों इनके ये 3 होते हैं इनके स्तर और तीनों स्तरों को 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है। कोहल वर्ग के अनुसार ये अवस्था कब होती है, तीसरी वाली ये होती है 13 वर्ष से ऊपर के बालकों की। ये नैतिकता की एक विकसित अवस्था होती है जिसमें जो छात्र होता है वो नैतिकता के विकास में क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने जो उत्तरदायित्व होते हैं उनको प्रमुखता देने लगते हैं। अच्छा, बच्चे के कुछ दायित्व होते हैं समाज के प्रति, वो ऐसे तीसरे चरण में सीख जाता है उन उत्तरदायित्वों को और उनकी प्रमुखता भी उन्हें देने लगता है और समाज के नीति नियमों को भी वो अपनाने लगता है, उनका बहिष्कार नहीं करता है। इसी अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाते हुए मैंने आपको बताया अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में भी परिवर्तन कर देते हैं और छात्र सामाजिक कार्यों के उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे कब होता है, थर्ड चरण में होता है कोहल वर्ग की। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः देश केंद्रित होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी डोमिनेटली सेंटर्ड।
ऑप्शन ए है अधिगमकर्ता शिक्षार्थी यानी लर्नर केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। ऑप्शन सी है एग्जाम। ऑप्शन सी है टीचर यानी कि अध्यापक। तो मैंने पहले ही आपको बताया था परीक्षा केंद्रित अध्यापक केंद्रित पाठ्य पुस्तक कभी होगी नहीं। लर्नर यानी कि जो अधिगमकर्ता शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी छात्र होती है वो केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है वो मुख्यतः अधिगमकर्ता यानी शिक्षार्थी विद्यार्थी छात्र स्टूडेंट्स इनसे एक की बात होती है, इनसे केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, जब कक्षा में शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता या सीखने वाला जो होता है वो केंद्र बिंदु बनाकर शिक्षण उसे किया जाता है तो शिक्षण को शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण कहते हैं। ठीक है, जब सेंट्रल में कौन होगा, सीखने वाला होगा, तो उसे कौन सी शिक्षा कहेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा कहेंगे। ठीक है, इसकी शैक्षणिक प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का विशेष महत्व होता है, अतः इसे संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का संचालन शिक्षार्थी अधिगमकर्ता छात्र को केंद्र मानकर ही करना चाहिए। और प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि अनुभवजन्य जो शिक्षा होती है उस पर जोर दिया जाता है, आजीवन सीखने और कौशल पर जोर दिया जाता है, अंतः विषय शिक्षा को जोर दिया जाता है, रटंत ज्ञान पे बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता है और रटंत ज्ञान के बजाय किस पर जोर दिया जाता है, सीखने के लक्ष्य के रूप में उन्हें समझने सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षा पर जोर दिया जाता है। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और आलोचनात्मक चिंतन होती है उस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेस्टिक इंटेलिजेंट रेफरेंस टू यानी गतिशीलात्मक बुद्धिशीलता, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता। ऑप्शन बी है समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता। ऑप्शन सी है शब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मकता रूप में चिंतन करना। और ऑप्शन डी है दृढ़ शारीरिक योग्यताएं और समन्वय होना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं और समन्वय होना, स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी व्याख्या कह रही है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं होता है, बहुकारकी होता है, यानी बुद्धि एक प्रकार की ना होती, बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, और उन्होंने प्रत्येक बुद्धि कैसी होती है, एक दूसरे से अलग होती है, मतलब एक जैसी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती, डिफरेंट टाइप की होती है। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी थी, 8 प्रकार की। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बताइए, तो 8 प्रकार की याद रखना। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, जिसमें एक गतिशीलात्मक बुद्धि या शारीरिक गति संवेगी जिसे कहते हैं वो थी, जिसमें क्या होता है कि शारीरिक गतिबोधक बुद्धि से प्राय ऐसी बुद्धि होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने शरीर और अपने अंगों के माध्यम से कुछ निर्मित करता है या कोई समस्या होती है उसका समाधान करता है। दूसरे शब्दों में गतिशीलात्मक बुद्धि से तात्पर्य दृढ़ शारीरिक योग्यताएं और जो समन्वय होता है उससे होता है। ठीक है, तो कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेगी बुद्धि। कितने प्रकार दी है, 8 प्रकार की। किसने दी है, हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। एक नंबर का पूछ लेगा तो अच्छे से याद कर लेना। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा इन लेव वाइगोत्स्किस व्यू लैंग्वेज। ऑप्शन ए है कि बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक है। ऑप्शन बी है बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है। ऑप्शन सी है बच्चों की समझ को बढ़ावा देने में मदद करती है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, समझ को बढ़ावा देने में बाधा तो पैदा नहीं करेगी। तो लेव वाइगोत्स्की की भाषा क्या होती है, बच्चों की समझ को बढ़ावा देने में मदद करती है। ठीक है, हेल्प्स चिल्ड्रन एडवांस देयर थिंकिंग। तो अपनी व्याख्या कह रही है कि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार मानते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण यानी कि नकल द्वारा सीखता है। ठीक है, समाज में क्या रहता है, बालक जहाँ रहकर समाज और संस्कृति में रहकर ही अनुकरण नकल के द्वारा सीख लेता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। किसको देते हैं, समाज में अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज के द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है। भाषा क्या है, हमारे समाज के द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में उनकी हेल्प करता है। ये बालक के विकास में विशेष रूप से सहायता भी कहता है। वाइगोत्स्की ने कहा भी है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। इसके साथ ही वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि सामाजिक कार्य जो होते हैं वो भाषा के प्रभाव जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एसोसिएटिंग पिंक कलर विद गर्ल्स एंड ब्लू विद बॉयज ऑन अ रेगुलर बेसिस और रिप्रेजेंट्स, यानी डेली आता है, डेली जो अपने प्रीवियस ईयर कराते हैं तो उसमें ये से जो जेंडर है उसका क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो आपको इस बारे में पता ही चल गया होगा, तो डेली हम आपको बताते हैं। अक्सर जो गुलाबी रंग होता है वो लड़कियों के लिए होता है, पिंक पिंक जो होती है वो लड़कियां पहनती हैं, लेकिन जो ब्लू कलर होता है ना, जो नीला रंग होता है वो लड़कों से जोड़ देते हैं। तो ये दर्शाता क्या है? ऑप्शन ए है जेंडर विविधता, ऑप्शन बी है जेंडर सकारात्मकता, ऑप्शन सी है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन डी है जेंडर समानता। समानता की तो बात कर नहीं रहा है, विविधता की भी नहीं कर रहा है, सकारात्मकता भी नहीं कर रहा है, ये तो रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। ये क्या कर रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, हमसे कह रहा है कि जो गुलाबी कलर होता है वो लड़कियों के लिए होता है, जो ब्लू कलर होता है वो लड़कों के लिए होता है, तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अक्सर गुलाबी रंग की लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा। मैं आपको बताती हूँ कि जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है वो होती क्या है कि बहुत समय से इस तरह से एक धारणा चली आ रही है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़कियां नम्र होंगी, लड़कियां बड़ा जल्दी रो देंगी और गुलाबी कलर लड़कियों के लिए होगा। ठीक है, जबकि लड़कों के लिए धारणा बनी हुई है कि लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़के कठोर होते हैं, लड़के जल्दी रोते नहीं हैं, लड़कों का रोना और लड़के को ब्लू कलर पसंद है। तो ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता, उसी को ये बढ़ावा दे रहा है। जो समाज और उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करता है। स्मिथ है, ये उन्होंने कहा है कि रूढ़िवादिता अंधविश्वासों का ऐसा समुच्चय जो गलत या अधूरी सूचना पदार्थ है, जिसे पूरे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। रूढ़िवादिता क्या होती है स्मिथ के अनुसार? कि एक ऐसी धारणा पर आधारित होती है जो बहुत समय पहले से चली आ रही है, वो सही है या गलत, इस पर कोई जवाब ही नहीं देना चाहता, इसको कोई सोचता ही नहीं, बस वो आ रही है, चली तो वो चली ही आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि और हाँ, एक टीचर होने के नाते आपको इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आपको इसको खंडन करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए ये क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हों। ऑप्शन बी कह रहा है कि इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना। तीसरा कह रहा है कि प्रभावशाली समूह से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना। और चौथा कह रहा है कि विविधता और व्यक्तित्व भिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। बचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। और सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि हमें इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है उसको नकारते हुए। ठीक है, टू प्रेजेंट एग्जाम्पल्स विच डोंट कन्फर्म टू डू स्टीरियोटाइप्स। इस तरह के उदाहरण जो हमने प्रस्तुत किए हैं कि लड़कों के लिए जो होती है बाइक होती है, लड़कियों के लिए स्कूटी होती है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं बाइक चला नहीं सकती, तो ये सारी धारणाएं हमें नकार देनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के उदाहरण हमें प्रस्तुत नहीं करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हों। हमारी व्याख्या कह रही है कि स्मिथ के अनुसार रूढ़िबद्ध अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय होता है जो गलत या फिर जो अधूरी सूचना होती है उस पर आधारित होता है। ठीक है, और ये पूरे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध चुनौती देने के लिए इस तरह के उदाहरण में प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हो। यानी कि अगर हमें उदाहरण देने के लिए लिखना चाहिए कि जो बॉयज होते हैं वो भी नर्स बन सकते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो भी पायलट बन सकती हैं। ठीक है, इस तरह के बढ़ावा देना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि जो नर्सिंग होती है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, ना कि लड़कों के लिए। खाना जो होते हैं बनाते हैं, जो शेफ वगैरह होते हैं वो लड़के बनने चाहिए, ना कि लड़कियां। पायलट है वो सिर्फ लड़कों को बनना चाहिए, ना कि लड़कियों को। तो इस तरह के उदाहरण नहीं देने चाहिए। ठीक है, जो रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देते हैं। तो रूढ़िबद्धता को चुनौती दिया जा सकता है किन धारणाओं के आधार पर? कुछ धारणाएं दी गई हैं, जैसे कि रूढ़िबद्धता खतरे के बारे में ईमानदारी से वार्तालाप करना चाहिए, यानी कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा अगर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो लड़के मतलब कोई गुस्सा हो जाएगा या किसी को कुछ कहने में बारी नहीं मिलेगी, इन सबको नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें समझदारी से इस तरह से उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो इसे अच्छे से समझ सकें। एक समावेशी वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, जहाँ एक ऐसी शिक्षा बनानी चाहिए जिसमें लड़के लड़कियां सभी पढ़ते हों, कोई भी जात धर्म लिंग के लोग पढ़ते हो, कोई दिक्कत ना हो उन्हें। छात्रों को कई तरह के दृष्टिकोण शिक्षा सामग्री से रूबरू कराना चाहिए और विकास की मानसिकता को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है। एक टीचर है, उसके क्लासरूम में जब उसका पीरियड खत्म हो जाता है तो वह क्या करती है कि जितने भी बच्चे होते हैं उनसे पूछती है कि हमने जो तुम्हें टॉपिक पढ़ाया उसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ किस में उत्पन्न हुई, यानी कि कौन कौन से में कन्फ्यूजन पैदा हुई वो बताओ। और
और कौन से इम्पोर्टेंट लगे हैं बिंदु इसके बारे में बताओ। तो ऐसे लिखने के लिए वो कहती है, जिससे कि वे समझ जाए कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और वो अपने अध्ययन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। वो समझ सके कि मुझे किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अध्यापिका द्वारा किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल करता है, तो ये वो जो कर रही है, तो जो भी कर रही है तो आकलन होता कौन सा है। ऑप्शन ए फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन, ऑप्शन बी है सम्मेटिक असेसमेंट योगात्मक आकलन, ऑप्शन सी होता है नॉन कंटिन्यूस असेसमेंट असतत आकलन, ऑप्शन डी होता है रूब्रिकस। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मक आकलन। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलू या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह अपने अध्ययन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा ये रचनात्मक यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, प्रयोग शिक्षण की प्रक्रिया में ज्ञात करने के लिए, मतलब बच्चों की क्या मनोदशा है, क्या उन्होंने सीखा है, कितना उन्होंने नहीं सीखा है, वो कैसे सीखेंगे अपने अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे जब हम वो इन सबको जानने के लिए प्रयत्न कर रही है। ठीक है, छात्रों की पृष्ठ पोषण, छात्रों को क्या करता है, पृष्ठ पोषण होता है वो प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों की किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए कि तथ्यों को तटस्थ करने के लिए, बिल्कुल गलत है, मेमोराइजेशन तो होगी ही नहीं, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखना, फिर जरूरत की क्या है टीचरों की, कोई भी लिख सकता है उत्तर, अगर तो टीचर की क्या जरूरत है, टीचर तो समझाने के लिए होता है ना, कि जो कुछ लिखा हुआ है पुष्ट उतना ही उतार लें बच्चे, ना कि उनको समझाएं। तीसरा है कि अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए भविष्य दृष्टिकोण पर विमर्श करने के लिए, और चौथा है कह रहा है कि अपने विचारों को दूसरों से साझा ना करने और अलग होकर काम करने के लिए। गलत हो जाएगा, अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, अलग थलग तो होना नहीं चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्लेक्ट ऑन द मल्टीपल पर्सपेक्टिव शेयर्ड बाय देयर पीयर्स, यानी अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए भविष्य दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि विश्लेषण और तर्क के द्वारा निर्णय को व्यवस्थित और विस्तार रूप में सोचना, विचारना और जांचना जो समालोचनात्मक चिंतन होता है वो कहलाता है। ठीक है, मतलब तर्क के द्वारा जो हमारी चीज़ें होती है वो ठीक से समझना जो होता है वो समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है, और इसको हम विवेचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसमें तर्क की संगति, विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है। समालोचनात्मक चिंतन को समन्वित करने के लिए जो टीचर होते हैं उनको विद्यार्थियों को अपने सहपाठी जो होते हैं उनके द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करने रहना चाहिए। ठीक है, और विद्यार्थियों के चिंतन में समय देकर जो समालोचनात्मक चिंतन उसको भी समन्वित किया जा सकता है। अगला हमारा असर्शन और तर्क वाला है। तो हमारा विकथन कह रहा है कि किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। तर्क कह रहा है कि अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाए। तो हमें दोनों भी सही कर रहे हैं, विकथन और तर्क दोनों सही हैं। और ये है कि और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों सही है और व्याख्या भी सही से कर रहा है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि किसी संप्रदाय पर जो हम चर्चा करते हैं उसमें जो टीचर है उसको विभिन्न परिवेश होते हैं, मतलब अलग अलग परिवेश से संबंध उदाहरण देने चाहिए। मतलब जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग समुदाय से आते हैं तो उदाहरण भी अलग अलग तरह से दे सकते हैं जिससे पे उसको अच्छे से जान सके, ना कि हमें एक ही घिसे पिटे उदाहरण देने चाहिए। इससे कक्षा में क्या होगा कि सांस्कृतिक विविधता बढ़ेगी, यानी बच्चे अपने अलग अलग संस्कृति रिवाजों सबके बारे में जान पाएंगे और छात्रों को नाना मनी अलग अलग प्रकार से संप्रदायों को समझने का अवसर भी प्रदान होगा। ठीक है, ये विकथन पूरी तरह से सत्य है क्योंकि जो अध्ययन करता होता है यानी जो सीखता है नॉलेज को उसको शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरण और अनुभवों को चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्लासरूम चल रही है आपकी, उसमें एक ऐसा कोई उदाहरण दिया हमने बच्चों को जो उनके अपने सामाजिक संस्कृति से जुड़ा हुआ था वो उससे अच्छे से जुड़ पाएंगे, और अगर हम ऐसा उदाहरण देंगे जो उनकी समझ में ही ना आए तो वो उससे नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे उदाहरण हमारे बीच में उठाए जाते हैं तो शिक्षार्थी के अंदर जुड़ाव की भावना जो होती है वो पैदा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से सम्मानित किया जा सकता है? इंक्लूजन इन एजुकेशन कैन बी प्रमोटेड बाई। ऑप्शन ए है कि अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा। ऑप्शन बी है अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करके। ऑप्शन सी है अगम्य पहुंच से बाहर आधारभूत ढांचा विकल्पित करके। और ऑप्शन डी है सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके। किसी चीज़ को निरुत्साहित करना नहीं चाहिए, ढांचा संकल्पित करने की जरूरत ही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन के द्वारा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को हम कहते हैं जिसमें एक ही विद्यालय में बाधित और जो सामान्य बालक होते हैं वो एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी ऐसे बच्चे जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है और ऐसे बच्चे जो सामान्य होते हैं वो सभी एक ही साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसमें प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालक पूर्ण समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा में समावेशन को सम्मानित किया जा सकता है जैसे कि अधिगम के सार्वभौमिक विकल्प के क्रियान्वयन द्वारा, सहयोग के द्वारा, संप्रेषण को प्रोत्साहित करके, गम्य आधार और जो मूलभूत ढांचा है उसको विकल्पित करके। ठीक है, ऐसे वातावरण का सर्जन करिए जिसमें विविधता के साथ सीख सकें और शिक्षण पर जोर ना देकर उनके पठन के लिए अधिगम पर जोर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज परमानेंटली रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सार्वजनिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? ऑप्शन ए है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। ऑप्शन बी है संवेदनशीलता ऑटिज्म। ऑप्शन सी है पठन वैकल्य डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है डिस्कैलकुलिया यानी कि गुणज वैकल्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटिज्म यानी कि स्ववलीनता। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि स्ववलीनता एक न्यूरो डेवलपमेंट विकार होती है जो कि मुख्य रूप से समाज की जो अंतःक्रिया और संप्रेषण होती है उसमें कठिनाई महसूस करवाती है। स्ववलीनता किसी व्यक्ति के संप्रेषण और जो खुद होता है उसको व्यक्त करने की उनकी क्षमता, दूसरों के साथ व्यवहार करना और व्यक्ति को समझने में प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है कि वो दूसरे के साथ अच्छे से व्यक्ति अपनी मस्तिष्क से अपनी क्षमताओं को नहीं कर पाता है। इसमें पीड़ित लोगों को स्वस्थ व्यक्ति और सामान्य लोगों से समाज के साथ बातचीत करने में परेशानी। इसमें जो ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति होता है वो सामान्य लोगों से अच्छे से वार्तालाप नहीं कर पाता। अपनी तरह से पीड़ित कुछ लोग अपेक्षाकृत स्वतंत्र जीवन जीने सक्षम होते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो ऑटिज्म होता है वो ज़्यादा होने की संभावना होती है। ठीक है, ऑटिज्म से ग्रसित कौन होते हैं? पुरुष ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? ऑप्शन ए है कि विभिन्न प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देंगे। देखो, एक तो बेचारा क्या कर रहा है कि दृष्टिबाधित यानी उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता है, उसके बाद आप दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देंगे तो गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना है, ये सही है। अनुदेशन के समय विद्यार्थी को बहुत दूर खड़े करना, बहुत दूर कैसे खड़े कर सकते हो? उसे तो पंक्ति में आगे खड़े करना चाहिए जिससे वो अच्छे से देख सके। एक तो उसे दिखाई नहीं देता, उससे आप पंक्ति में सबसे पीछे खड़े करेंगे तो उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना। तो सब बकवास है, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली जो सामग्री है उसका इस्तेमाल करना। हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में हमें अलग प्रकार की स्पर्श करने वाली जो सामग्री है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो दृष्टिबाधित हैं, जो अच्छे से दिखाई नहीं देता, उनके विद्यार्थी दृष्टि और देखने की समस्या जो होते हैं वो पीड़ित होते हैं। क्योंकि उन्हें सही प्रशिक्षण, उचित साधन और सुविधा प्रदान की जाए तो वे अच्छी साक्षरता क्षमता का विकास कर सकते हैं। यानी ऐसे बच्चे जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता उनके लिए हम स्पर्श करने वाली सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं और उनके लिए रेडियो वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं जिससे वो आसानी से सीख सकें।
ठीक है, क्योंकि उन्हें देखने में दुविधा है, बाकी उन्हें सुनने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्पर्श भी कर सकते हैं, वो चीज़ों को समझ भी सकते हैं। ठीक है, कई सारे हम कदम उठा सकते हैं, जैसे कि उचित ठहराव और दोहराव के साथ स्पष्ट और जोर से बोलना। जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें सुनाई अच्छे से देता है, इसलिए आप जोर जोर से बोल सकते हैं, चीज़ों तो दोहरा सकते हैं, ठीक है, और स्पष्ट बोल सकते हैं जिससे वो समझ सकें। उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। उन्हें ये नहीं फील करवाना चाहिए कि वो किसी भी तरह से मतलब अच्छे से उन्हें वो किसी भी तरह से असक्षम है, ठीक है? नहीं, उन्हें व्यवहार उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी तरह से असक्षम है, ठीक है? उनके पढ़ने के लिए जो श्रव्य सामग्री यानी सुनने वाली सामग्री और जो ब्रेल लिपि है उनका उपयोग करना चाहिए और ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ बैठाकर मुख्य धारा है उसमें जोड़ना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रियान 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं और गीत रचना आरंभ कर दिया है और वे बिना किसी बाहरी प्रेरणा के इनका आनंद भी ले लेता है। ये विशिष्ट रूप से किसका घोतक है? ऑप्शन ए है कि प्रतिभाशाली होना, ऑप्शन बी है औसत बुद्धि लब्धि होना, ऑप्शन सी है पठन वैकल्य, ऑप्शन डी है ऑटिज्म। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली होना यानी कि गिफ्टनेस। हमारी व्याख्या कह रही है कि रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं गीत रचना आरंभ कर दिया है और बिना किसी बाहरी प्रेरणा के इनका आनंद भी लेती है, ठीक है? ये विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली होने का घोतक है। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो अपनी आयु के बालकों से योग्यताओं और क्षमताओं से अधिक योग्यता और क्षमता रखते हैं, मतलब ऐसे बालक जिनकी सामान्य बालकों से अधिक बुद्धि लब्धि होती है, 140 के आसपास होती है, वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है? इन बालकों को अलग अलग सोच होती है, मतलब ये बहुत हाई उनकी थिंकिंग होती है, वो बहुत ही जल्दी किसी चीज़ को समझ लेते हैं, बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को जानना चाहते हैं और अपनी तुलना में अपने साथियों की तेज़ी से पकड़ते हैं, यानी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उनके साथी पीछे रह जाते हैं और वो आगे चले जाते हैं, ऐसे होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? ऑप्शन ए है उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन, ऑप्शन बी है प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान देना, ऑप्शन सी है प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना और ऑप्शन डी है प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करना, ठीक है? पेइंग अटेंशन टू द एक्शंस ऑफ मॉडल। हमारी व्याख्या कह रही है कि अवलोकन अध्ययन वे विधि है जिसमें अध्ययन विषय और घटना का अति सूक्ष्म और गहन अध्ययन करते हैं। इसमें घटनाओं की जो वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार और परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अवलोकन है, उसको करके ही जो वास्तविक तथ्य होते हैं उनका संकलन करते हैं, ठीक है? अवलोकन के द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापन को अधिगमकर्ताओं की सबसे पहले प्रतिमान की क्रियाओं को ध्यान करने का सुझाव देना चाहिए, ठीक है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन लर्निंग इज कॉल्ड, यानी विद्यार्थियों के स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ध्यान देना अटेंशन, ऑप्शन बी है कंठस्थीकरण मेमोराइजेशन, ये गलत होगा, मेमोराइजेशन नहीं कहते हैं, ऑप्शन सी है मेटाकॉग्निशन अभिसंज्ञान, ऑप्शन सी है फॉरगेटिंग विस्मरण भूलना। तो विमर्श करने के चिंतन को क्या कहते हैं? अभिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन, ठीक है? हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्शन, स्वयं मतलब जो अपना सेल्फ लर्निंग होती है उस पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता अभिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन के तात्पर्य होता है कि संज्ञान के बारे में ज्ञान, सोच के बारे में सोच, ठीक है? अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी और आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करती है। और इस शब्द का विकास किसने किया था? जॉन एक्स प्लेवेल ने। और ये अधिगम करता है कि किसी संज्ञानात्मक ज्ञान के प्रसंस्करण को नियमित और नियंत्रित भी कहती है। मेटाकॉग्निशन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या है? अनुभूति से ऊपर, ठीक है? पूछने का कि मेटाकॉग्निशन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अनुभूति से ऊपर। अगला हमारा विकथन और तर्क वाला है। विकथन छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए, तो गलत हो जाएगा क्योंकि अध्यापक कभी भी बच्चों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं।
का तर्क कह रहा है कि विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है कि और दोनों सही है और व्याख्या सही कर रहा है, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है, तो दोनों सही नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा था कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी यार दोनों गलत थे। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही थी कि अभिकथन ए, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों को उनके परिवेश से संबंधित जो अनुभव है उनको अनदेखा करना चाहिए, गलत है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं वो किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन आपसे लगातार प्रश्न करते हैं। बच्चों को अलग अलग माइंड में मस्तिष्क में अलग अलग सवाल आते हैं, सबको किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके जिज्ञासा है उसको हमें शांत करनी चाहिए कि बहुत जिज्ञासु होते हैं। उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों को हमें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तर्क हमारा है कि विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। ये तर्क भी गलत होगा क्योंकि हमें अलग थलग किसी को करना नहीं चाहिए। अंतःक्रिया करने से प्रभावी शिक्षा होती है और ये अपने माता पिता से सीखते हैं, इसीलिए भी कथन और तर्क दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? देखो नहीं पूछा है। पहला कह रहा है कि अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रिया शामिल होती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम लर्निंग करते हैं तो उसमें हमारे पास के जो परिवेश होती है उससे संबंधित जो अंतःक्रियाएँ होती है वो शामिल होती हैं। दूसरा कह रहा है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि लर्निंग कैसी प्रोसेस है, एक लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। तीसरा कह रहा है कि अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, तो ये भी सही बात है कि अधिगम जो हमारे व्यक्तिगत कारक हैं उनसे प्रभावित होता है। चौथा कह रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, ये गलत हो जाएगा। लर्निंग सामाजिक रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द जो लर्निंग होता है उसका कैसा रूपांतरण है? हिंदी। ठीक है, लर्निंग को हम हिंदी में कहते हैं अधिगम, जिसका अर्थ होता है क्या? सीखना होता है। अधिगम या सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सीखना स्टार्ट कर देता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सीखता रहता है। बच्चा हर कदम पर कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। ठीक है, क्रोन ने इस परिभाषा भी दी है कि सीखने के अंतर्गत उसकी आदतें, उसका ज्ञान और व्यवहार होता है, उसको ग्रहण करना शामिल होता है। और गेट्स ने क्या कहा था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसको ही सीखना या फिर अधिगम कहते हैं। यानी हम जब कुछ लर्निंग करते हैं उससे हमारा व्यवहार बदल जाता है तो उसको सीखना कहलाता है। और अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं? अधिगम जो होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से होता है, अधिगम समायोजन करता है और अनुभव जो होते हैं उनका संगठन होता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत सामाजिक दोनों प्रकार से हो सकता है। नए वातावरण की उत्पत्ति है और अधिगम के साथ अंतःक्रिया करना शामिल होता है। अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? सक्रियता। अधिगम संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, ये कदम अधिगम के बारे में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टक ऑन द वे, when a student is stuck on one way of representing a problem, he is in the state of test of। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तो वह किस अवस्था को में होता है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय चिंतन, ऑप्शन बी अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन सी है प्रक्रियात्मक स्थिरता, ऑप्शन डी है प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिस्पॉन्स सेट, यानी प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। हमारी व्याख्या कह रही है कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को सॉल्व करना चाहता है लेकिन उसके लिए वो कई डिफरेंट वे ना अपनाकर सिर्फ एक ही तरीके पर अटक जाता है तो वो क्या कहलाती हैं? प्रतिक्रियाओं के समुच्चय में होता है। इसमें क्या होता है? इसे प्रतिक्रिया के समुच्चय को मनोक्रिया समुच्चय कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो समस्या के समाधान में बाधक होता है। समस्या समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है। नहीं, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है, इस रस्सी को तोड़ना है तो वो एक ही ट्राई करेगा इस रस्सी को तोड़ने के लिए, अलग अलग डिफरेंट वे ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, इसमें जो होता है बच्चा वो एक जगह पे अटक जाता है, किसी भी समाधान करने में प्रतिवर्ती समुच्चय तब उत्पन्न होता है जब समाधान करता सबसे अच्छा समाधान खोजने के प्रयास और सामान्य ज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है। यानी कि रटाया वही ज्ञान, कि हमें बता दिया गया था बचपन से ही कि अधिगम इतिहास की खोज करता है कौन, हमें बचपन से को सिखा दिया गया, उसी पर ध्यान देना, नए वैसे तरीके से सोचना ही नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एरर्स
ऑप्शन ए कि त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, डू नॉट प्ले एनी रोल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन बी है कि त्रुटियां अर्थपूर्ण है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, ध्यान तो देना चाहिए, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम की प्रक्रिया में जो त्रुटियां यानी मिस्टेक्स होती हैं वे अर्थपूर्ण होती हैं और उन पर चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी किसी विषय में महारत को हासिल कर लेते हैं तो वह गलतियां करने के लिए अति संवेदनशील होता है। यानी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसे गलतियां तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे चलना ही सीख जाएगा, चलने के लिए उसे बीच बीच में गिरना तो पड़ेगा ही, इसीलिए व्यक्ति को गलतियां भी करनी पड़ती है और वो अपनी गलतियों से सीखता भी है। ठीक है, गलतियां और कुछ नहीं बल्कि सीखने के दौरान बच्चों की गलतियां, यानी कि बच्चों के दौरान कुछ गतिविधियां की जाती हैं, उसे हम गलतियां कह सकते हैं। ये पहले से ग्रहण किए और नए समायोजित ज्ञान में बेमेल के कारण भी होती है, यानी पहले से बच्चे ने कुछ और सीखा होता है, बाद में वो कुछ और सीख लेता है, तो दोनों के बीच में जब तालमेल नहीं बैठा पाता तो वो गलतियां कर देता है। छात्रों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को उनकी सोच को समझने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। वैसे देखना चाहिए कि ये जो उसने गलती की है ये उसके लिए एक अवसर के रूप में है, जो कि आगे से वो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार बच्चा जो होता है वो कोई गलती कर देता है, उससे वो सीख लेता है, उसके बाद दोबारा गलती करे ऐसा जरूरी नहीं है। त्रुटियां बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करने की सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक होती हैं। लोग कहते नहीं है कि अगर तुमने जीवन में कोई गलती नहीं करी इसका मतलब तुमने कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं किया होता है। त्रुटियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हिस्से के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बच्चों को समझने में मदद करता है, बच्चे की हेल्प करता है समझने में। हमेशा अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ज़िंदगी है, अगर हमेशा अपनी गलतियों से सीखोगे तो बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए अपने के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी इंसान को सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन इज लाइकली टू मोटिवेटेड स्टूडेंट टू लर्न? ऑप्शन ए है बोरियत, ऑप्शन बी है उच्च डर, ऑप्शन सी है उम्मीद और ऑप्शन डी है गुस्सा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी उम्मीद, यानी कि होप। ठीक है, ये संवेग जो होता है विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि संवेग और अधिगम जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। संवेग विद्यार्थियों के अधिगम में वृद्धि करते हैं और हस्तक्षेप दोनों कर सकते हैं, जबकि जो संवेग होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सकारात्मक होते हैं, और मजबूत सकारात्मक या नकारात्मक भावनात्मक अवस्थाएं अधिगम को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। सकारात्मक सीखने की भावना कहती है जैसे कि रुचि यानी कि इंटरेस्ट, जिज्ञासा, उम्मीद, आश्चर्य, जुनून, रचनात्मकता, जुड़ाव और आनंद के विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति कैसे करते हैं, अभिप्रेरित। हमें याद करना चाहिए कि बुद्धि, स्वास्थ्य और उम्र, अभिक्षमता, सीखने की तत्परता, वातावरण, परिपक्वता आज सीखने को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं, कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसीडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? ऑप्शन ए कि विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, स्टूडेंट्स आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ऑप्शन बी है कि कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को अपनाने का बोध हो, अपनाने का बोध होना नहीं चाहिए, सन्नाटा होना नहीं चाहिए, विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हों। ये हमारा सही हो जाएगा, स्टूडेंट्स आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। चौथा हमारा था कि विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम में अंतर कर पाते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक सफल कक्षा के लिए एक प्रेरित शिक्षक को महत्वपूर्ण होता है। वो क्या करता है कि एक शिक्षक जो होता है वो अलग दृष्टि से देखता है और ऐसा करने वो अपने छात्रों को सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रेरणा रचनात्मक और जिज्ञासा को प्रज्वलित करने में हेल्प करती है, जिससे छात्रों में अधिक सीखने की इच्छा पैदा करती है। अगर एक अच्छा टीचर होगा वो अपने स्टूडेंट्स को भी क्या करेगा, हमेशा मोटिवेट करेगा सीखने के लिए। वो नई नई चीज़ें सिखाएगा, नए नए तरीके से सिखाएगा, जिससे उसका इंटरेस्ट पैदा हो और वो आगे चीज़ें अच्छे से सीख सके। अब प्रेरक शिक्षण की कई सारी विशेषताएं होती है, जैसे कि शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध होता है। शिक्षार्थी कहते हैं कि ये सब हम सीखेंगे, हमारे लिए बना हुआ है, मतलब अपनापन होता है व्यक्ति को। ठीक है, जहाँ अपनापन होता है वहाँ अच्छे से लोग सीख जाते हैं। अधिगम प्रक्रिया उत्तेजक और रोचक होती है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं तो बहुत से प्रश्न पूछते हैं। विद्यार्थी तो होते ही जिज्ञासु में स्वभाव होता है उनका, जिज्ञासा के, क्योंकि वो नए नए होते हैं, इस दुनिया में आए और धीरे धीरे वो समाज से जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो वो नई नई चीज़ों को देखते हैं तो जिज्ञासा प्रति हो ही जाती है कि क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। नई नई चीज़ें पढ़ते हैं तो
बच्चे को शांत करने के लिए छोटे ये सारे प्रश्नों का जवाब देना चाहिए टीचर्स को। ठीक है, छात्र के कार्य पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, ना कि नकारात्मक प्रतिक्रिया देना। अगर किसी बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा तो ऐसा नहीं कि उसे डांट कर बैठा दो, बल्कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि क्या उसका महत्व है उसके बारे में बताना चाहिए, उसके आंसर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। ऑप्शन ए कि योग्यता के संवर्धिकात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास। ऑप्शन बी है विशिष्ट पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी है कक्षा में व्यय और अवरोधों को कम करना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं उनको बढ़ावा देना। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो अधिगम शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द जो लर्निंग होता है उसका कैसा होता है, हिंदी रूपांतरण होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। लर्निंग होता है हिंदी रूपांतरण अधिगम, जिसका मतलब होता है सीखना। और अधिगम कैसी होती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या होता है कि सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान और व्यवहार को ग्रहण किया जाता है। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसने क्या कहते हैं, सीखना या अधिगम कहते हैं। इसमें कई सारी बाधाएं भी होती है। बाधा कौन कौन सी होती है, जैसे कि विषय से कोई संदर्भ ना रखने वाली वस्तु, ऐसी वस्तु का व्याख्यान ना करना जो विषय वस्तु से संदर्भ ही ना रखी हो। जैसे हम इतिहास पढ़ा रहे हो और हम जियोग्राफी पूरा पढ़ाने लगे तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ाओ ना। अनुपयुक्त विधियों का प्रयोग, ऐसी विधियों का प्रयोग करना जो बच्चों के लिए आवश्यक ही ना हो। शिक्षक द्वारा बालकों को अधिगम की प्रक्रियाओं को ना समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या कर सीखते हैं, तो उसको सही से ना समझना। ठीक है, गुणाकलन का अभाव छात्रों और अध्यापकों में होना, शिक्षकों की कमी और झिझक होना। शिक्षक जो होते हैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करा पाते हैं किसी टॉपिक को, और बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाते, ना तो पूछ पाते हैं टीचरों से ऐसा क्यों हुआ। तो शिक्षकों की भी कमी होना और झिझक होना। ठीक है, विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित जो रूढ़िबद्ध धारणा है उनको बढ़ावा देना, और कक्षा में भय और अवरोध को उत्पन्न करना। कक्षा में भय का वातावरण कभी रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इज कंटेंट टू बी टॉट इज, यानी अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बहुत ही अमूर्त और जटिल है। ऑप्शन सी है संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की गई है। और ऑप्शन डी है बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुविध माध्यमों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि शिक्षण एक व्यक्ति में ज्ञान और कौशल के प्रभावी प्रसारण और हस्तांतरण से संबंधित एक प्रक्रिया होती है। ये शिक्षार्थियों द्वारा अवधारणा और जो विचार होते हैं उनको सीखने और आत्मसात करने के तरीके होते हैं उसको बढ़ाती है। ठीक है, अधिगम कैसा होता है, अधिक प्रभावशाली हो जाता है। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु कैसी होती है, बहुत सारी विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है और छात्रों को स्वायत्तता भी दी जाती है। उन्हें अपने दम पर कार्य करने का नियंत्रण दिया जाता है, क्योंकि अधिगमकर्ता अध्ययन दृष्टिकोण से संबंधित है, बच्चों के अनुभवों और जरूरतों को प्राथमिकता देती है। यानी कि जो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे की लर्निंग है ना वो इस तरह से करनी चाहिए कि बच्चे चीज़ों को समझ सकें, वो खुशी से उसे अपना सकें। ऐसी चीज़ों को थोपनी नहीं चाहिए जो उन्हें अच्छे से आती ही ना हो। तो बच्चों का क्या लर्निंग है, कैसे वो सीख सकते हैं, उन सबके हिसाब से उन्हें लर्निंग करवानी चाहिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 123 के नाम से, जिससे आप अपने एग्जाम में बेटर कर सकें, सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल सकें। प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, तो वहाँ जाके सारे प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारा 20 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, और उसका हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। यानी ऑप्शन ए है कि विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि विकास अनिरंतर होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है। देखो, विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान होती है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है वो सब में अलग अलग तरह से होता है। किसी की एज अलग होती है, किसी का माइंड अलग हो रहा था, किसी से आता है, कोई अलग संस्कृति से आता है। सब लोग अलग अलग तरह से सीखते हैं। सभी संस्कृतियों में एक समान दर होती नहीं है, अलग अलग। कोई धीमे दर से सीखता है, कोई तेज दर से, और उसी तरह से विकास किसी का धीरे धीरे होता है और किसी का तेज तेज होता है, लेकिन सभी का एक समान नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि विकास अनिरंतर होता है, ये भी
गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास अनिरंतर नहीं होता है, निरंतर होता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है, ना कि डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस लेगा इसीलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसे प्रोसीड्स होता है, फ्रॉम हेड टू, यानी कि हमारे सर से स्टार्ट होता है, हमारे पैर की तरफ बढ़ता है। तो हमारा ये वाला आंसर सही है। और चौथा कह रहा है कि विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो सर से पैर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि विकास की दर जो होती है वो जितनी भी संस्कृतियां होती है उनमें अलग अलग होती है, और विकास कैसे होता है, निरंतर, ना कि अनिरंतर। ठीक है, निरंतर होता है, लगातार होता चला जाता है, कभी रुकता नहीं है। विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। कैसे होता है, पहले सरल चीजों का विकास होता है, फिर जटिल, यानी कि सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, ना कि जटिल से सरल की ओर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक होता है। कैसा होता है हमारा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है, यानी सेंटर से जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है। यह विकास का समीप दूरस्थ सिद्धांत होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, जब विकास केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो समीप दूरस्थ सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शरीर के केंद्र या समीप वाले जो हिस्से होते हैं वो पहले विकसित हो जाते हैं, फिर जो छोर होता है वो विकसित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सकल मोटर कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है फुटबॉल को किक मारना, ऑप्शन बी है सुई में पिरोना, ऑप्शन सी है लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, और ऑप्शन डी है ट्रेड में बीट लगाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फुटबॉल को किक करना। किसी भी फुटबॉल को किक करना जो होता है वो हमारा सकल मोटर कौशल का उदाहरण होता है, जबकि सुई में धागा पिरोते हैं, लिखने के लिए पेंसिल को पकड़ते हैं, और ट्रेड में बिट लगाना होता है। ये सब हमारे क्या होता है, सूक्ष्म कौशल का उदाहरण होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि फुटबॉल को लात मारना सकल गति कौशल का उदाहरण है। किसका है, सकल गति कौशल का। ठीक है, जबकि सुई को पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल को पकड़ना, मनके को धागे में पिरोना और सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण। तो कौशल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकल गति कौशल, दूसरा होता है सूक्ष्म गति कौशल। सकल गति कौशल वह कौशल होता है जिसमें हमारे शरीर की सभी बड़ी मांसपेशियां जो होती हैं वो शामिल होती हैं, जैसे कि हमारी दैनिक शारीरिक गतिविधियों में हम चलते हैं, दौड़ते हैं, किसी भी चीज को फेंकते हैं। ये सब सकल गति कौशल के उदाहरण हैं। फिर हमारा होता है सूक्ष्म गति कौशल। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर की जो छोटी पेशियां होती हैं उनका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी चीज को पकड़ना, किसी भी चीज को लिखना, हाथ, कलाई, पैर की उंगलियों का प्रयोग करना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण है किसी भी चीज को पकड़ना, लिखना, हाथ, कलाई, पैर की उंगलियों का प्रयोग करना। जबकि सकल गति कौशल के उदाहरण है चलना, दौड़ना, फेंकना, ये सब सकल गति कौशल के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा असर्शन एंड रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि स्कूल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, लेकिन रीजन कह रहा है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इज एन प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो हमारा अभिकथन जैसे हिंदी में कह रहा है कि विद्यालय जो होते हैं वो बच्चों के सामाजिकरण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो बिल्कुल कही हमारा अभिकथन है कि हमारी जो विद्यालय है, स्कूल से, वो क्या करते हैं कि बच्चों का अच्छे से सामाजिकरण है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, लेकिन कारण जो है वो हमारा कह रहा है कि धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण के प्राथमिक कारण है। और मैंने आपको कल वाले प्रीवियस ईयर में आपको समझाया भी था कि जो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं क्या होती हैं और द्वितीय क्या होती हैं। प्राथमिक संस्थाएं में हमारा स्कूल आता है, हमारा आस पड़ोस आता है और हमारे घर वाले आते हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीय संस्था में हमारी धार्मिक संस्थाएं आती हैं, हमारा विद्यालय आता है। तो ये सब धार्मिक संस्थाएं में आते हैं, लेकिन तो प्राथमिक संस्थाएं कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें पहले से ये बात पता चल रही है तो हम सही विकल्प आसानी से चुन सकते हैं। पहला कह रहा है कि ये और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, तो हमने देखा था कि ये सही था लेकिन आर गलत था, तो हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आर वाला गलत था। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था कि ये ट्रू था बट आर इज फॉल्स था। और चौथा कह रहा है कि दोनों गलत है, दो लोग गलत नहीं थे क्योंकि पहला सही था और दूसरा गलत था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि
अभिकथन ये है कि विद्यालय बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो स्कूल होता है वो बच्चों के समाजीकरण में, क्योंकि परिवार के बाद बच्चे कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है, जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। क्योंकि जो विद्यालय होता है वो समाज का कैसा रूप माना जाता है, लघु रूप। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्यालय जो होता है वो कैसा समाज का कैसा रूप है, तो हमारा आंसर ये होगा लघु रूप। ठीक है, छोटा रूप माना जाता है समाज का कौन सा, विद्यालय। क्योंकि विद्यालय में जाकर ही बच्चे जो होते हैं वो विविध प्रकार के दायित्व बने, अलग अलग तरह से अपने जो दायित्व होते हैं, मूल अनुशासन होते हैं, इन सबको सीखकर वो कैसे प्राणी बनते हैं, एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है। जबकि हमारा तर्क कह रहा है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण के प्राथमिक कारण, ये पूरी तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो धार्मिक संस्था है वो समाजीकरण की द्वितीय कारक है, ना कि प्राथमिक। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं एक बार फिर से कि प्राथमिक और द्वितीय कारक होते हैं क्या है। समाजीकरण के प्राथमिक कारक होते हैं हमारा परिवार, यानी कि हमारी फैमिली, हमारा पास पड़ोस, हमारे मित्र समूह और रिश्तेदार। तो एग्जाम में पूछ ले फैमिली कैसा कारक है, प्राथमिक है। पास पड़ोस, मित्र समूह, रिश्तेदार, ये सारे हमारे प्राथमिक कारक हैं। जबकि समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या होता है, विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्था, किताब और पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं, विद्यालय होता है हमारा, स्कूल होता है, मीडिया होती हैं, धार्मिक संस्था होती है, किताबें होती हैं और पत्र पत्रिकाएं, ये सब कैसे कारण होती हैं, द्वितीय कारक होती हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ अप्लाइंग लॉजिक्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार किस चरण में जो बच्चा होता है वो जटिल समस्याएं होती हैं उसके समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी, संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी था हमारा है कि पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी है मूल संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी था औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। और यही चारों हमारे क्रम से दी थी। पहले हमारा संवेदी गामक आता है 0 से 2 वर्ष तक, दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक जो क्या आता है 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा आता है मूल संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष तक आता है, चौथा आता है औपचारिक जिसे हम आमूल संक्रियात्मक भी कहते हैं, 11 से 15 किशोर अवस्था तक आता है। ठीक है, तो इसमें से वो कौन सी अवस्था है जिसकी समस्या समाधान में तर्क का इस्तेमाल करना बच्चे सीख जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि हमारी होती है 11 से 15 किशोर अवस्था तक, जिसे हम आमूल संक्रियात्मक भी कहते हैं। ये जीन पियाजे की चौथी अवस्था है और इसमें जो बच्चा होता है वो किसी भी समस्या के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करना जो होता है वो सीख जाता है। ठीक है, सक्षम हो जाता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर जो बच्चे होते हैं वो जटिल समस्याओं के समाधान में हमारे जो तर्क होते हैं उसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं और इसे ही आमूल संक्रियात्मक अवस्था भी हम कहते हैं। ठीक है, ये अवस्था 12 वर्ष की आयु से अधिक की होती है। संवेदी गामक चरण जो होता है वो पहली अवस्था होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें शिशु अपने इंद्रियों का उपयोग कर लेता है और वस्तु स्थायित्व सीख लेता है। तो अपने एग्जाम में आएगा कि बच्चा वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था में सीखता है, तो पहली अवस्था में सीखता है। कब से कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, अब पूर्व संक्रियात्मक चरण, इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो प्रविकारात्मक रूप से समझने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, और कल्पना, जिज्ञासा और स्मृति का भी उनमें विकास होता है और ये कब से कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी होती है मूर्त सक्रियात्मक चरण और इस अवस्था में बच्चा संख्या, द्रव्यमान को वर्गीकृत कर सकता है और तार्किक रूप से सोचना भी स्टार्ट कर देता है। पूछा गया था कि तार्किक रूप से सोचना किस आयु में स्टार्ट करता है, 7 से 12 वर्ष की चौथी अवस्था होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है अनुसरण, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है समावेशन, ऑप्शन डी है मौखिकीकरण। बताइए, जब बच्चे होते हैं अपनी नई जानकारी से सामना करते हैं तो अपनी मानसिक संरचनाओं का संशोधन करते हैं, तो कौन सी अवस्था वो कहलाती है प्रक्रिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समायोजन। ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो समायोजन कहलाती है। हमारी व्याख्या कह रही है
कि बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचना यानी स्कीमा को संशोधित कर लेते हैं और जीन प्याजे की शब्दावली प्रक्रिया जो होती है वो समायोजन कहलाती है। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में कार्य करने की जो क्रिया या फिर विधि को अपनाता है उसका स्कीमा होता है। और एक ऐसी मानसिक संरचना होती है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करके व्याख्यात उसके विद्यमान होती है। ठीक है, समायोजन की अगर हम बात करें तो समायोजन तब घटित होता है जब बच्चे अपनी वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। वर्तमान में जो भी व्यक्ति स्कीमा होती है उसमें जब व्यक्ति परिवर्तन करता है और अपने अनुभवों के अभिप्राय को समझता है तो वो होता है समायोजन। और समावेशन और आत्मसातीकरण क्या होता है? यह एक मौजूदा स्कीमा में नई अवधारणा या फिर संकल्पना और अनुभव को जोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक ऑप्शन ए है कि बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी है कि बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है। ऑप्शन सी है बच्चों की आत्म केंद्रितता को दर्शाता है। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, हेल्प द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग। अगला क्वेश्चन पहले हमारी व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्तिगत वाक यानी जो प्राइवेट स्पीच होती है वो बच्चे जो होते हैं उन्हें अपनी सोच को विनियमित करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये भाषा विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक जिम्मेदार कारक के रूप में इसे हम देखते हैं। इनके अनुसार अर्थपूर्ण संवादात्मक प्रक्रिया के द्वारा जब संपर्क स्थापित कर लेते हैं तब ये भाषा विकास में क्या करता है? हेल्प करता है। इनके अनुसार विकास सामाजिक वातावरण तब शुरू होता है जब बालक बाहरी होने वाले जो अवलोकन होते हैं ऑब्जर्वेशन को उसके अपने अंदर आत्मसात करके दिखाता है, आत्मसात करके सीखता है। इससे बालक के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित भी किया जाता है और सबसे बातचीत इसमें करता है। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डेस हमारी संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एंड थिंकिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है स्कीमा, ऑप्शन बी है सामाजिक संपर्कता, ऑप्शन सी है अनुवांशिक प्रवृत्तियां, ऑप्शन डी है अनैच्छिक सहज क्रियाएं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक संपर्कता। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो सामाजिक संपर्कता होती है यानी समाज के साथ हमारा संपर्क होता है वो हमारी जो संज्ञानात्मक संरचनाएं और चिंतन प्रक्रिया होती है उसके निर्माण में क्या करता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विचार से पहले आता है। उन्होंने क्या वाइगोत्स्की महोदय जी थे, उन्होंने कहा था कि भाषा जो होती है वो हमारे विचारों से पहले आती है, जबकि जो जीन पियाजे थे उन्होंने कहा था कि जो विचार होते हैं वो भाषा से पहले आते हैं। तो इसे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज होती है वो हमारी थिंकिंग से पहले आती है, थॉट से पहले आती है। तो वो थे लेव वाइगोत्स्की। और किसने कहा था कि विचार पहले आते हैं बाद में लैंग्वेज आती है? तो ये वो कहा था जीन पियाजे ने। ठीक है, भाषा की बात किसने की थी? लेव वाइगोत्स्की ने। और विचार पहले आते हैं बात कही थी जीन पियाजे ने। ठीक है, विचार पियाजे पीवी ऐसे कुछ याद कर लेना। फिर हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये क्या अच्छा होता है? बालक समाज और संस्कृति में हर कर अनुकरण करता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं का विकास करता है। बालक क्या करता है? समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना जो डेवलपमेंट होता है वो करता है स्वयं का। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत होते हैं वो आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? यानी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग इज। ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। ऑप्शन बी हमारा है पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। ऑप्शन सी है पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक। और ऑप्शन डी है पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन ए, ठीक है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। सबसे पहले प्री आएगा, फिर कॉन्वेंशन आएगा, फिर पोस्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहले ऐसे करते हैं, पहले प्री करते हैं, बाद में पोस्ट करते हैं। तो प्री तो पहले ही आएगा, ऐसे याद रखना, यानी पूर्व पारंपरिक पहले आएगा, उसके बाद हमारा पारंपरिक आएगा, फिर हमारा उत्तर पारंपरिक आएगा, पोस्ट आएगा, याद रखना। लोरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर पूछ लेगा तो सबसे पहले हमारे पूर्व यानी पहले वाले आएंगे, फिर पारंपरिक आएंगे यानी वर्तमान वाले, फिर उत्तर पारंपरिक आएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में पोस्ट आएगा, सबसे पहले प्री आएगा और बीच में आएगा हमारा पारंपरिक। ऐसे याद कर लेना, एग्जाम्स के लिए है भैया इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या होता है। पहले पूर्व पारंपरिक होता है, फिर पारंपरिक होता है, फिर क्या होता है, उत्तर पारंपरिक होता है, ठीक है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के प्रत्येक स्तरों को कितने चरणों में विभाजित किया है, 2 चरणों में बांटा है। पहला हमारा जो पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर होता है 4 वर्ष से होता है 10 वर्ष तक। फिर हमारा उसमें होता है आज्ञाकारिता और सजा और आत्म अभिरुचि और प्रतिफल। पहले कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है, 3 स्तरों में बांटा है। कौन कौन से, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, ठीक है। पूर्व पारंपरिक स्तर कब से कब तक है, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक है। पारंपरिक नैतिक स्तर कब से कब तक है, 10 वर्ष से 13 वर्ष तक है, ठीक है। और जो पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर उसे 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से, आज्ञाकारिता और सजा और आत्म अभिरुचि और प्रतिफल, ठीक है। जो कि पारंपरिक नैतिक स्तर जो 10 वर्ष से 13 वर्ष तक है उसमें क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, विन्यास और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। कौन सी व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। और तीसरा हमारा है कि उत्तर पारंपरिक स्तर, और कब से है, 13 वर्ष से 16 वर्ष, इससे भी अधिक तक। इसमें क्या होता है, 2 स्तर है। कौन कौन से, सामाजिक अनुभव और व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक सिद्धांत, ठीक है। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है, पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर, पारंपरिक नैतिक स्तर और उत्तर पारंपरिक नैतिक स्तर। पहला है 4 वर्ष से 10 वर्ष तक, दूसरा है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक, तीसरा है 13 वर्ष से 16 वर्ष या उससे अधिक तक, ठीक है। पहले में क्या है, आज्ञाकारिता और सजा, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल। दूसरे में क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, विन्यास और समाज में व्यवस्था बनाए रखना। तीसरे में क्या है, समाज में जो अनुभव होते हैं और व्यक्तिगत अधिकार, सार्वभौमिक सिद्धांत। ऐसे पूछ लेगा कि सार्वभौमिक सिद्धांत कौन से स्तर में है, तीसरे स्तर में। तीसरे स्तर का नाम क्या है, उत्तर पारंपरिक स्तर। कब से कब तक है, 13 वर्ष से 16 वर्ष या उससे अधिक तक है, ठीक है। इस तरह से सारा याद रखना। अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला बहुत पूछता है, तो वो दूसरे में स्तर में है। पारंपरिक नैतिक स्तर 10 वर्ष से 13 वर्ष तक होती है, ठीक है। याद रखना है भैया, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि देश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन सजेक्ट्स दैट देश शुड बी द सेंटर ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। ऑप्शन ए है परीक्षाएं, ऑप्शन बी है अध्यापक, ऑप्शन सी है माता पिता, ऑप्शन डी है विद्यार्थी। तो मैंने कितने सारे प्रीवियस ईयर कराए, उस सब में आपको बताया है कि सेंटर में कौन हो जाता है, वो होते हैं हमारे विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स। अध्यापक होते नहीं है, परीक्षाएं कभी होंगी नहीं और माता पिता भी इसमें नहीं होंगे। प्रगतिशील शिक्षा वे शिक्षा होती है जो कि सेंटर में किसको रखती है, विद्यार्थियों को, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शैक्षिक नियोजन के क्या होते हैं, सेंटर यानी कि केंद्र में होने चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा अच्छा होती क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे, जॉन डीवी। पूछ लेगा कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो वो जॉन डीवी हैं। और प्रगतिशील शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें रटने के बजाय सीखने और अनुभव पर बल दिया जाता है। जो हमारी रटने की पद्धति होती है उसको हटा दिया जाता है, रटने पर बिल्कुल बल नहीं दिया जाता है, बल किस पर दिया जाता है, बच्चों के सीखने पर, उनके अनुभवों पर, ठीक है। तथा औपचारिक शिक्षा के बजाय जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसको प्राप्त करने के सुलभ अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है। किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। और क्या होता है इसमें जो होता है वो रटने के बजाय जो होती है वो सीखने पर बल दिया जाता है। जॉन डीवी ने 1894 में शिकागो में लर्निंग बाय डूइंग का प्रस्ताव रखा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि लर्निंग बाय डूइंग का प्रस्ताव किसने रखा था, जॉन डीवी ने रखा था। किससे संबंधित है, प्रगतिशील शिक्षा से। कब रखा था, तो 1894 में शिकागो में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे कह रहा है
कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर विच टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल शुड पोसेस टू बी ए सक्सेसफुल पोएट एंड राइटर। ऑप्शन ए है अंतःव्यक्तित्व, ऑप्शन बी है भाषाई, ऑप्शन सी है शारीरिक गति संवेगी और ऑप्शन डी है दिशाई। तो सही आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन बी भाषाई यानी कि लिंग्विस्टिक। ठीक है, हमारी व्याख्या क्या कह रही है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो अच्छा कवि अगर आपको बनना है या फिर आपको लेखक बनना है तो उसके लिए आपके में क्या सी बुद्धि होनी चाहिए, एक व्यक्ति में जो भाषाई बुद्धि यानी भाषा की जो बुद्धि है वो होनी चाहिए। अच्छा, जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि दी थी, 8 प्रकार की दी थी। कुछ कई लोग मानते हैं कि 7 प्रकार की दी थी, कई लोग मानते हैं 9 और कई प्रकार लोग मानते हैं 10। लेकिन हमें किसे फॉलो करना है, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसे ही फॉलो करना है। और इसके अनुसार हमारा पेपर आता है और उन्होंने कितनी बुद्धियों के प्रकार माने थे, 8 प्रकार की। तो आपको पूरी दुनिया भर की किताबों को मानना नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी को मानना, और इन्होंने 8 प्रकार की मानी थी। तो आपके एग्जाम में आए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी थी, तो आपको भी बताना है कि 8 प्रकार की दी थी। ठीक है, हार्वर्ड ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, 8 प्रकार की बुद्धि दी थी जिसे हम क्या कहते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने, ऐसे याद रखना। बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित किया था और इनके अनुसार जो बुद्धि की क्षमताएं होती हैं और अग्रसर करता है, बुद्धि क्षमताओं और अग्रसर करता है। बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह होती है। बुद्धि क्या होती है हमारी, कई जो विशिष्ट क्षमताएं होती है उनका एक समूह होता है। उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि दी थी, 8 प्रकार की। और ये 8 प्रकार की बुद्धि थी कौन सी, ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि कितने 8 प्रकार की दी थी। तो 4 ऑप्शन इसमें देगा कि कौन सी हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि नहीं दी थी, तो 8 प्रकार की दी थी, बाकी कोई भी नहीं दी थी। भाषाई बुद्धि, भाषा वाली बुद्धि जो कि हमने भी पढ़ा है, जिसमें पोएट होने के लिए और लेखक होने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए। तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत जो बड़े बड़े मैथमेटिक्स होते हैं उनमें ये वाली बुद्धि होती है। संगीतात्मक बुद्धि जो कि बहुत अच्छा गाते हैं उनके अंदर ये होती है संगीतात्मक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि किनके अंदर होती है, जो बहुत ही अच्छा जिम वगैरह जाते हैं, मतलब जो भागते दौड़ते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर होती है। दिक् स्थान संबंधी बुद्धि, अंतराव्यक्तित्व बुद्धि, अंतःव्यक्तित्व बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि दी है। कौन कौन सी, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, दिक् स्थान संबंधी बुद्धि, अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, अंतःव्यक्तित्व बुद्धि और कौन सी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विकथन और कारण वाला है। विकथन कह रहा है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण कह रहा है कि भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। तो सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि और दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है और आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि दोनों गलत हैं। तो सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ये तो सही है लेकिन जो आर है वो गलत है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अभिकथन ए एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई जो समस्या होती है उस पर काम करने के लिए और अपने जो विचार होते हैं उनको मौखिकरण करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों को अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने पर बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, इससे बच्चों के अंदर जो समालोचनात्मक चिंतन है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उसकी क्षमता होती है, अपनी क्षमता जिससे वो कार्य कर पाए वो भी विकसित हो जाती है और वे कैसा महसूस करने लगते हैं, सहज महसूस करने लगते हैं। तो ये तो हमारा सही है लेकिन कारण हमारा गलत है। कारण क्यों गलत है, भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ये कथन कैसा है भैया, गलत है, क्योंकि जो भाषा होती है और जो हमारा विकास होता है वो एक दूसरे पर क्या करता है, निर्भर करता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए एक सही और गलत है। स्वतंत्र तो होगा नहीं, देख लेना जो हमारी भाषा होती है, जो हमारी सोच होती है वो क्या होती है, वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। यानी भाषा और विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है, स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इन योर क्लास व्हेनेवर अ बॉय cries, other students tease him by saying, "Do not behave like girls. Boys don't cry. Boys do not cry." Their statement reflects. भैया इस तरह के क्वेश्चंस तो डेली पूछ लेता है आपसे कि जो अध्यापिका है उसने
ऐसे क्वेश्चंस डेली पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस याद करके जाना। आपकी कक्षा में आपके मतलब आप लोग टीचर बनेंगे भविष्य में, तो आप लोगों के जो क्लासरूम है उसमें जब भी कोई लड़का रोता है, दूसरे विद्यार्थी उसे क्या कहकर चिढ़ाने लगते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं, बॉयज डू नॉट क्राई, ठीक है, बॉयज डोंट क्राई। लड़कियां रोती हैं, लड़कियां जो होती हैं वो लड़कियां होती हैं उनका व्यवहार होता है रोने वाला, लड़कों का व्यवहार रोने वाला नहीं होता है। उनका कथन दर्शाता क्या है? तो अब आप हैं, आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, लड़की जो है वो बैठी हुई है, लड़का भी बैठा हुआ है। अब कुछ हो गया, आपने क्या हुआ कि लड़के को पीटा और लड़की को भी पीटा, दोनों भैया मैथ नहीं कर गए आएंगे, मैथ आपकी कमजोर होगी। तो लड़के जो होंगे वो रोने लगे और लड़कियां नहीं रोई, तो आपने क्या कहा? तो अच्छा, दोनों लोग मान लो रोने लगे, लड़की भी रोने लगी, लड़के भी रोने लगी, कुछ नहीं कहा आपने, लड़कियां रो रही है कोई दिक्कत नहीं आपको, लड़के रो तो तुरंत आप बोल पड़े क्यों रो रहे हो तुम, लड़के होते रोते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, लड़कों का काम नहीं रोना होता है, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। तो ये किसे बढ़ावा दे रहा है? ऑप्शन ए है जेंडर लैंगिक समता, ऑप्शन बी है लैंगिक समानता, ऑप्शन सी है लैंगिक स्थिरता और ऑप्शन डी है लैंगिक रूढ़िवादिता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। आप किसको बढ़ावा दे रहे हो? जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आप एक टीचर होने के नाते कभी लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और आपने इसको ही बढ़ावा दे दिया है क्योंकि आपने कहा कि लड़के रोते नहीं हो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। यानी बहुत अच्छा, लैंगिक रूढ़िवादिता होती क्या है? एक बहुत समय से हमारी एक परंपरा चली आ रही है कि लड़कियां रोती हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, जबकि जो लड़के होते हैं वो बाइक चला सकते हैं, रोते नहीं हैं और बाहर का काम करते हैं, घर का काम नहीं करते हैं और कठोर होते हैं, लड़कियां नम्र होती हैं। तो ये हमारी क्या है, बहुत समय से चली आ रही धारणा है, उसको आपने आगे की तरफ बढ़ा दिया है, तो आपने लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया है। बल्कि अगर आपने ये कहा होता है कि रोते नहीं है कोई बात नहीं, शांत हो रहो, और ये मत, अगर आप ये ना कहते कि लड़कियों की तरफ व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं है, तो आप इसको बढ़ावा नहीं देते, और टीचर होने के नाते कभी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये निगेटिव में चला जाता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि आपकी कक्षा में, आप टीचर हैं, आपके क्लासरूम में कोई भी लड़का रोता है तो उसके विद्यार्थी उसे क्या कहकर चिढ़ाते हैं? लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता वही जो मैंने आपको बताया, ये एक समाज की संरचना होती है जो कि समाज के द्वारा निर्धारित कुछ मापदंड होते हैं और कुछ जो हमारे विकसित किए जाते हैं पूर्व धारणाएं होती हैं, जैसे कि पुरुष जो होते हैं वो घर का काम नहीं करते, महिलाएं घर का काम करती हैं, वो सब बनी हुई होती है, उसको आप अगर आप आगे बढ़ाते हो तो आप क्या करते हो? उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और बहुत ही फेमस उदाहरण और भी है कि पुरुष को होते हैं वो कमाने के लिए होते हैं, जबकि महिलाएं जो होती है वो घर का कामकाज करने के लिए उनका जन्म होता है। तो ये बेकार की बात है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लड़कियां बाइक चला रही हैं, सारा काम कर रही हैं, जो भी पुरुष करते हैं वो सारे काम लड़कियां कर रही हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। लड़के भी शेफ वगैरह अच्छे बनते हैं आजकल, कितने बड़े बड़े शेफ हैं ना, वो तो हमारे लड़के ही हैं, लड़कियां कहाँ इतनी बड़ी शेफ। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं कि आपको घर का काम लड़कियों को करना चाहिए, लड़कों को नहीं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उसे किस नजरिए से देखना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंस इन प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी कंसीडर्ड एज। ऑप्शन ए कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए। विकास की प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से, हाँ ठीक है। एक प्रकार के असमान व्यवहार, तो नेगेटिव में चलाया जाए, इसके रूप में तो नहीं। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेचुरल एंड ऑब्वियस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। हमारी व्याख्या कह रही है कि विकास की अधिगम चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विकास की प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में नजरिए से क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में सहायक के रूप में, एक प्रकार से सामान्य व्यवहार के रूप में और अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में भी देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो ये दर्शाती है कि जितने भी विद्यार्थी होते हैं वे एक दूसरे से कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। सभी की जो थिंकिंग होती है वो नहीं मिलती है, सभी की नॉलेज नहीं मिलती है,
सभी अलग अलग तरह से होते हैं। भिन्न भिन्न बच्चों की भिन्न भिन्न योग्यताएं होती हैं, उनकी क्षमताएं होती हैं और जो रुचियां होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो भी उनके अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा किसी स्टूडेंट्स को मैथ में इंटरेस्ट है तो किसी है, किसी को साइंस में तो किसी को आर्ट में। मतलब सबकी रुचियां अलग अलग हैं, उनकी योग्यताएं और क्षमताएं सब अलग अलग होती हैं। इसलिए एक अध्यापकों ने सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए और जिसमें भी उनका इंटरेस्ट होता है, जो भी उनकी क्षमताएं होती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उसी में प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? ऑप्शन ए कि मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, असेसमेंट शुड बी कम्प्रिहेंसिव। ऑप्शन बी है असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूस, यानी मूल्यांकन जो है सतत होना चाहिए। तीसरा क्या है कि असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि जो मूल्यांकन है वो उसका मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करवाना चाहिए। और ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो हमसे पूछा गया था, सही नहीं पूछा था, नहीं पूछा था तो मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए तो सही है, कि मूल्यांकन सतत होना चाहिए ये भी सही है। मानकीकृत परीक्षणों द्वारा कभी नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड है, ये निगेटिव में चला जाएगा, तो ये आ गया तो ये गलत हो जाएगा। गलती पूछा था तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा करना चाहिए। ये कथन कैसा है? गलत है। जबकि मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, सतत होना चाहिए और विद्यार्थी जो होते हैं उनके द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, अधिगम हेतु मूल्यांकन ये सभी कैसे होते हैं? सही कथन होते हैं। अच्छा, अधिगम हेतु मूल्यांकन क्या होता है? इसे रचनात्मक, नैदानिक परीक्षा और उपचारात्मक परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि रचनात्मक, नैदानिक परीक्षा और उपचारात्मक परीक्षण के नाम से किस मूल्यांकन को जानते हो? तो अधिगम हेतु मूल्यांकन को। ये छात्रों को सीखने की जो मजबूती और कमजोरी है, सीखने प्रगति होती है, उसको बेहतर ढंग से सीखने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स अमंग्स चिल्ड्रन? ऑप्शन ए है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ऑप्शन बी है आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस पोल्यूशन इन योर सिटी। ऑप्शन सी है आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। और ऑप्शन डी है भारत को आज़ादी कब मिली, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो बताइए कौन सा जो है समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि पूछेगा आपसे कि आपका नाम क्या है। आपका नाम जो भी होगा, जैसे कि मेरा नाम आकांक्षा वाजपेयी है तो मैं कहूँगी मेरा नाम आकांक्षा वाजपेयी है। आपका जो भी नाम होगा वो आप कहेंगे मेरा नाम उसी प्रकार के लेकर कहेंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार का समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल ही नहीं रहा है। फिर हमारा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप जहाँ भी रहते होंगे तो उसका नाम ले लेंगे, जैसे कि यूपी, एमपी, अयोध्या, शाहजहानपुर, जहाँ भी आप रहते होंगे उसका नाम ले लेते होंगे तो इसको भी बढ़ावा नहीं मिलता है। भारत को आज़ादी कब मिली, तो अब बता देंगे कि 1947 को मिली या कब मिली, तो आप बता देंगे तो इसमें भी बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिलेगा। जबकि आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस पोल्यूशन इन योर सिटी, इसमें बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आप अपने विचार रखेंगे कि कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे हम जो है वो प्रदूषण कम कर क्या हम इसके लिए कर सकते हैं वाहनों में, इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसके अपने विचार होंगे, सोचेंगे और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा रचनात्मकता की ओर से। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि शिक्षक द्वारा पूछा गया आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, प्रश्न बच्चों में क्या करेगा, रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो होंगे वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं और इन्हें मुक्त या फिर जो खुले अंत वाले होते हैं वो सोचने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। मतलब हम ओपन एंडेड को सोच सकते हैं कि हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, समझने के लिए और चिंतन करने की क्षमता भी हमारे अंदर विकसित करती है। जबकि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, भारत को आज़ादी कब मिली, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो अब सारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ऐसे चिंतन बिल्कुल भी कंठस्थ ऐसे चिंतन होते हैं वो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते कुछ भी सोचने के लिए, बल्कि किस पे आधारित होते हैं, रटंत विद्या पर आधारित होते हैं। हम सिर्फ इसमें याद कर लेते हैं कि कब क्या हुआ था और उसे हम बक देते हैं, जबकि हमारा जो माइंड होता है वो ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हसीए परिस्थित समूह से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्राप्ति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। सोशियो कल्चरल नॉलेज कैरिड बाय स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स शुड बी। ऑप्शन ए है कि उसे अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, कंसीडर्ड इरिलीवेंट टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दूसरा कह रहा है उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। तीसरा कह रहा है उसे नकार देना चाहिए और अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उसे दूसरे समूह के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण समाजी सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए। तो कमतर तो हमें समझना चाहिए, बचना तो हमें चाहिए नहीं, बल्कि हमें उसे शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हाशिए पर स्थित समूह से आते हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सामाजिक सांस्कृतिक जो ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति उसे मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और अधिगम प्रक्रिया में से क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। इस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए तथा उसे अध्ययन अधिगम की प्रक्रिया में प्रासंगिक मानना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए और अध्ययन प्रक्रिया में सहजता से स्वीकार शामिल भी कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ग्रहण करके सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान को हमें महत्वपूर्ण समझना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को बढ़ावा मिलेगा अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो पिछड़ी हुई दृष्टि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके होते हैं। अगर जो टीचर्स होंगे उन्हें अच्छे से सम्मान देंगे, उनका अच्छे से आगे उन्हें बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो बच्चों का विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती को महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यता का समर्थ होता है। यानी कि वाइल स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म फेस चैलेंजेस इन सर्टेन डोमेन्स दे टिपिकली कैरी स्ट्रेंथ फॉर। ऑप्शन ए है कि बारीकी जानकारी पर ध्यान देने। ऑप्शन बी कह रहा है प्रभावशाली संप्रेषण। ऑप्शन सी कह रहा है संज्ञानात्मक नम्रता। ऑप्शन डी है सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बारीक जानकारियां होती हैं उन पर ध्यान देने। ठीक है, अटेंशन टू मिनट डिटेल। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हालांकि जो स्वावलंबनता से जूझ रहे विद्यार्थी होते हैं वो विशेष क्षेत्र में चुनौती को महसूस करते हैं, फिर भी क्या होता है कि उनमें सामान्यतः जो वरीक जानकारी है उस पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है। ठीक है, स्वावलंबनता से जूझने वाले विद्यार्थी प्रभावशाली संप्रेषण सटीक रूप से समझने का सामर्थ्य नहीं होता है, उन्हें परेशानी भी होती है, वो महसूस होती है। ठीक है, और जो स्वावलंबनता अच्छा होती क्या है, ये एक विकासात्मक दिव्यांगता होती है जो अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। ये सामाजिक संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियां होती हैं उनका प्रमुख कारण बन जाती है और ये विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या होती है। हमारे डेवलपमेंट से जुड़ी कैसी समस्या होती है, गंभीर, जो बातचीत रखने और दूसरों लोगों से जुड़ने की क्षमता को हमारे अंदर क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं लोगों से संपर्क अच्छे से स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, इंटरप्रीट एंड अंडरस्टैंड लेटर एंड वर्ड्स। ऑप्शन ए है गुणज वैकल्य यानी कि डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया यानी लेखन वैकल्य। ऑप्शन सी है वाचन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है गति समन्वय वैकल्य यानी कि डिस्फेसिया। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी वाचन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वाचन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया से जो विद्यार्थी होते हैं वो जो अक्षर और शब्द होते हैं उनको पढ़ने, उनकी व्याख्या करने के लिए और उन्हें समझने की क्षमता से क्या होते हैं, सीधे प्रभावित होते हैं। आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे ज़मीन पे, जब भी ये होता है तो ईशान अवस्थी का एग्जाम्पल दिया जाता है। उसे डिसलेक्सिया था, वो देखता था कि जो वर्ड्स हैं वो हवा में इधर उधर डोल रहे, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, शब्दों को उल्टा पढ़ता था, जैसे कि 6 को 9 पढ़ता था वो, तो क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाता था। ठीक है, तो वो किससे जूझ रहा था, डिसलेक्सिया से। ये सीखने और पढ़ने की क्या होती है, एक समस्या होती है। इसमें पढ़ना, लिखना और शब्द विन्यास करना बहुत ही बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो माइंड होता है वो शब्दों और अक्षरों को मिला लेता है और वचन वैकल्य से ग्रस्त बच्चे अक्सर बोलने वाले और लिखे शब्दों को याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है बच्चों के लिए। तो इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए कि बच्चों से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, समझना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम आखिरकार है क्या। ठीक है, तो उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए। अगला कोई और इसके लिए हमें
क्या करना चाहिए कि जो अलग अलग जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बच्चे जो वर्डों पर कम ध्यान दें और टीचिंग लर्निंग मटेरियल से ज़्यादा सीख सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बन जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बिकम वेरियर फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। मतलब ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं, यानी जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो कौन सा कारक बाधा इसमें से बन रहा है, मतलब एक वो कौन सा कारक जिसे अगर आप अपनाएंगे तो ऐसे बच्चों को परेशानी होगी। ऑप्शन ए स्पर्शनीय चित्र, ऑप्शन बी है हस्तलिखित नोट्स, ऑप्शन सी है ऑडियो टेप कर व्याख्यान और ऑप्शन डी है ब्रेल उभारशील किताबें। तो पहला वाला तो हमारा बहुत अच्छा है, स्पर्शनीय चित्र यानी कि टेक्सटाइल पिक्चर। ऐसी पिक्चर्स उन्हें दिखाएंगे जो स्पर्शनीय होंगी, तो उन्हें दिखाई नहीं देता पर वो महसूस तो कर सकते हैं ना चीज़ों को, अगर हम स्पर्श करके उन्हें समझाएं तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये तो हमारा अच्छा है, लेकिन इसने हमसे बाधा पूछा है, तो बाधा अगर हमसे पूछा तो पहली तो बाधा होगी नहीं, क्योंकि पहला हमारे लिए ऑप्शन बढ़िया है। और दूसरा कह रहा है कि हस्तलिखित नोट्स, मतलब हाथों से लिखवाने वाले नोट, हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है। अगर ऐसे बच्चे जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता उनसे हम प्रेशर डालेंगे कि वो लिखें लिखें लिखें, तो वो तो बेचारे, एक तो उन्हें दिखाई नहीं देता, ऊपर से आप उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी सिचुएशन में डाल देंगे कि हस्तलिखित नोट्स, तो वो तो बाधा बन जाएगी ना उनके लिए। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि हमसे बाधा पूछा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि हम ऑडियो टेप का व्याख्यान करेंगे, यानी कि कोई चीज़ उन्हें सुनने के लिए दे देंगे, वो उन्हें देखने में दिक्कत है। कहाँ कौन सी दिक्कत है? दृष्टिबाधित दिक्कत है। तो सुनने में तो बहुत अच्छे होंगे वो, क्योंकि उनका एक जो है वो, क्योंकि जब जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता उन्हें अच्छे से सुनाई देता है। ठीक है, तो ऑडियो टेप का व्याख्यान करेंगे तो उनके लिए सहायक होगा। ब्रेल उभारशील किताब, ये तो स्पेशली इनके लिए होती हैं। ब्रेल जिन बच्चों को हस्त दृष्टिबाधित दिक्कत होती है उनके लिए ब्रेल लिपि होती है, तो ऐसी किताबें करेंगे वो भी इनमें सहायक होंगे। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को रिसेंटली मनाया गया है। ठीक है, तो ये हस्तलिखित नोट्स जो हमारे हो जाएंगे वो व्याख्या, वो हमारी क्या हो जाएंगी? बाधा हो जाएंगे। हमसे बाधा ही पूछा था। हमारी व्याख्या कह रही है कि दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों का समावेशन जो होता है वो हस्तलिखित नोट्स जो होता है वो उसमें बाधा डालता है, जबकि स्पर्शनीय चित्र, ऑडियो टेप का व्याख्यान और ब्रेल यानी कि उभारशील किताबें होती हैं, वो दृष्टिबाधित से जूझ रहे जो विद्यार्थी होते हैं उसके समावेशन में क्या करती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बड़ी बड़ी छपी पुस्तकें अध्ययन विषय वस्तु में उपयोग में लानी चाहिए। परिवेश में सचित्र किसी भी चीज़ के लिए मौखिकीकरण और स्पष्टीकरण से जोड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी स्पर्शों का प्रयोग करना चाहिए और ब्रेल प्रणाली को पागल उन्हें पढ़ाने लिखने के लिए करने से उन्हें सहजता महसूस होगी। मतलब जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है वो अच्छे से चीज़ों को सुनेंगे, तो अच्छे से उन्हें व्याख्यान कर देना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से समझ सकें। ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए, स्पर्श करके करना चाहिए, ना कि उन्हें लिखने के लिए देना चाहिए। ठीक है, लिखने वाला उनके लिए बाधा होगा, जबकि सुनने वाला उनके लिए सहायक होगा। तो हम आप रेडियो वगैरह, टेप रिकॉर्डर इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD यानी कि टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से जूझ रहा जो विद्यार्थी उसे किस गुण का अक्षर दर्शाते हैं? किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? यानी कि स्टूडेंट्स विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर टिपिकली एक्सिबिट, ऑप्शन ए है उच्च एकाग्रता होती है उनमें, हाई कंसंट्रेशन होता है, ऑप्शन बी है आवेगशीलता होती है, ऑप्शन सी है कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित संगठन होता है, ऑप्शन डी है कि लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता होती है, एबिलिटी टू बी स्टिल फॉर लॉन्ग आवर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित संगठन, ऑप्शन सी से हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस। हमारी व्याख्या कह रही है कि अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार यानी ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखो इसकी फुल फॉर्म हर बार इसलिए बताते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर का ऐसे कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ADHD की फुल फॉर्म क्या है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें जूझ वाला जो विद्यार्थी होता है वो क्या होता है? उसे व्यवस्थित संगठन के गुण के अक्षर को ये दर्शाता है, जबकि उच्च एकाग्रता, आवेगशीलता और लंबे समय तक किसी भी चीज़ में परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा बच्चा जो होता है वो बचपन से ही, अच्छा ये अवस्था जो होती है वो बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है, जब तक बच्चा बड़ा होता है वयस्क अवस्था तक ये रहती है। इसमें बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम होती है, वे किसी भी
क्योंकि बच्चा इसमें क्या होता है, एक समय में किसी परेशानी, आवेगी व्यवहार और नियंत्रित करने में उसे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा सोशल और रीजनिंग वाला है। तुम्हारा अभिकथन कह रहा है कि सार्थक सीखने के लिए ज्ञान का निर्माण हेतु छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर और उदाहरण प्रदान किया जाना चाहिए। जबकि हमारा तर्ककार कह रहा है कि सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। तो निष्क्रिय वाला तो हटा ही दो जैसे ही आए, क्योंकि पॉजिटिव पूछा है हमसे तो निगेटिव होगा नहीं। और पहला कह रहा है कि सार्थक सीखने के लिए ज्ञान का निर्माण है, छात्रों को सक्रिय रूप से प्रयुक्त अवसर उदाहरण प्रदान किए जाने चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर गलत है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है, तो सही नहीं है, गलत है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही वाला है कि एज टू बट आर इज फॉल्स। और चौथा भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक सही है और एक गलत है। हमारी व्याख्या कह रही है कि अभिकथन ए सार्थक रूप से सीखने के लिए छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर जो होता है वो प्रदान करता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल कैसी है, सही है। क्योंकि छात्रों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर जो छात्र होते हैं वो सहजता से सीख लेते हैं, उनमें रुचि जागृत हो जाती है और उनमें अपसारी चिंतन और समालोचनाएं चिंतन होता है, इसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो कौन से चिंतन को बढ़ावा मिलता है, अपसारी चिंतन और समालोचनात्मक चिंतन को। ठीक है, हमारा कारण कह रहा है कि सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण क्या की प्रक्रिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि सीखना जो होता है वो ज्ञान के सक्रिय अधिग्रहण क्रिया की प्रक्रिया होती है और सीखना एक कैसी प्रक्रिया है, सक्रिय है। क्योंकि ज्ञान का निर्माण सीखने वालों के द्वारा स्वयं करके प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। What should be the nature of subject content to make learning effective? ऑप्शन ए है बहुत आमूर्त और जटिल, वेरी abstract एंड कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी है प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्ट चंक्स यानी कि असंबंधित खंडों में प्रस्तुति। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, रिलेटेड टू स्टूडेंट सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन डी है अति आसान और अत्यधिक सरल, टू इजी एंड ओवर सिंप्लीफाइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी रिलेटेड टू स्टूडेंट सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो अधिगम होती है यानी कि जो लर्निंग होती है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से क्या होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के विषय वस्तु किस निम्न प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कि करके सीखने पर बल, लर्निंग बाय डूइंग, मूर्त और सरल, अनुकरण के द्वारा सीखना, सहयोग को क्या करना, प्रोत्साहित करना, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, ना ही अध्यापक केंद्रित और ना ही पाठ्यक्रम केंद्रित। कौन सी केंद्रित होगी, शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स केंद्रित। ठीक है, निरीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना और परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। याद रखना एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट्स फेलर इन एकेडमिक अचीवमेंट्स। ऑप्शन ए है अनुभवात्मक शिक्षा, ऑप्शन बी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी है समावेशी दर्शन और ऑप्शन डी हमारा है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो मैंने पहले आपको बताया हो जाएगा ऑप्शन बी गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ठीक है, ये विफलता में क्या देते हैं, योगदान देते हैं, जबकि जो अनुभवात्मक शिक्षा होती है, समावेशी दर्शन होता है, ये सब सहायक होते हैं। जबकि हमसे पूछा है कि पाठ्यक्रम विफलता में पूछा था, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देते हैं। आपको ये जानना है कि आपसे क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव में पूछ रहा है कि निगेटिव में। ये आपसे निगेटिव में पूछ रहा था कि नहीं विफलता में क्या योगदान देता है, इसलिए निगेटिव आंसर होगा। पॉजिटिव में पूछा होता तो निगेटिव कट के पॉजिटिव आंसर हो जाता। ठीक है, देख लेना, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना फिर आंसर देना। शैक्षणिक उपलब्धियों की सफलता के लिए जो पाठ्यक्रम होता है उसको समसामयिक यानी कि जो करंट अफेयर्स होती है, डेली जो हमारी घटनाएं घटती है उससे अप्रासंगिक बने रहना आवश्यक होता है। ठीक है, विद्यार्थी बौद्धिक रूप से सजग, नवाचारी, तार्किक और नवीन ज्ञान यानी जो नया ज्ञान होता है उसके प्रति आग्रह बना रह सकता है। पाठ्यक्रम ज्ञान की प्राप्ति में क्या होता है, सहायक होता है। करिकुलम क्या हेल्प करता है कि कैसे जो होता है ज्ञान वो नॉलेज को ग्रहण किया जाए, तथा ये विद्यार्थियों को आवश्यक ज्ञान भी प्रदान करता है।
जबकि अनुभवात्मक शिक्षण, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये सब शैक्षणिक उपलब्धि में विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर सोशल कंट्रीब्यूशन अप्रोच ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन ए है स्व पहल अन्वेषण, देखो इसने नहीं पूछा है, ठीक है। स्व पहल अन्वेषण यानी कि सेल्फ इनिशिएटेड इंक्वायरी, ये तो बहुत ही अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, तो अच्छा है। चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, एक्टिव एंगेजमेंट इन डिस्कशन, ये भी बिल्कुल सही है। एक्टिव है तो एक्टिव तो बढ़िया ही होगा। तीसरा हमारा है खोजी अधिगम एंड डिस्कवरी लर्निंग, ये भी हेल्प करेगा। जबकि देख लो ये आ गया है निष्क्रिय अनुसरण, यानी कि पेशिव बेकार होता है, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा है गलत ही, तो इसीलिए ये हो जाएगा सही। बाकी सब हेल्प करते हैं और ये नहीं करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम यानी कि लर्निंग के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार जो निष्क्रिय अधिगम होता है, निगेटिव लर्निंग होती है, उसका तरीका जो होता है वो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या होता है, प्रभावशाली नहीं होता। जबकि स्वपहल अन्वेषण, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, खोजी अधिगम, सामाजिक संरचनावादी उपागम, ये अनुसार ये तरीके अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कैसे होते हैं, प्रभावशाली। अच्छा, सामाजिक संरचनावादी उपागम होता क्या है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति दृष्टिकोण अपनाकर जो सामाजिक संरचनावाद की नींव है वो रखी थी। वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित सामाजिक संरचनावादी व्यक्तिगत विकास के प्रमुख निर्धारक में से इस पर जोर देता है, संस्कृति पर। तो पूछ लेगा लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक संरचनावादी उपागम, जो कि किस पर जोर देता था, संस्कृति पर, ठीक है। तथा संरचनावाद में भाषा जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वाह करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमोंग स्टूडेंट्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फास्टर अमोंग देम। ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक स्थिरता, ऑप्शन बी है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी है अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी है आत्मकेंद्रिकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन, ठीक है, डायवर्जेंट थिंकिंग। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए जो अपसारी चिंतन है उसको बढ़ावा देना क्या होता है, महत्वपूर्ण। अपसारी चिंतन होता क्या है, जो बच्चे होते हैं उनको चिंतन के अनेक अवसर और विचारों के विभिन्न दिशाओं में फैलाने के उन्हें सहज अवसर जो होते हैं वो प्रदान करता है। और इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन। यानी कि बच्चा होता है वो एक प्रॉब्लम को कई तरह से सॉल्व कर सकता है, उसका माइंड अलग अलग तरह पे जाता है कि इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वही अपसारी चिंतन कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा चिंतन है जिसमें बालक है एक ही समस्या के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है और सहज रूप से अपने विचारों को व्यक्त करता है। इसमें वो मुक्तंत्र वाले यानी कि ओपन एंडेड जो प्रश्न होते हैं उसको शामिल किया जाता है। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहते हैं, तो अपसारी चिंतन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स हेल्ड बाय स्टूडेंट्स शुड बी डेस्ड बाय द टीचर बिकॉज दे आर। ऑप्शन ए है उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत त्रुटिपूर्ण है। इग्नोर एक्सट्रीमली इरेनेस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अनदेखा हमें करना ही नहीं चाहिए। हमने आपको बताया था कि बच्चों की किसी भी एक्टिविटी को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, ये अच्छा लग रहा है। तीसरा कह रहा है कि उनमें कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है, बिल्कुल गलत बात है, कठोरता को तो अपनाना नहीं चाहिए। चौथा कह रहा है कि उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए वो लेबलिंग करा, लेबलिंग तो स्टूडेंट्स तो करना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बताती हूँ, नेगेटिव को काटने के लिए कहती हूँ। इसमें देखा कर दिया तो ये गलत हो गया, इसमें कठोरता से निपट रहा है तो ये गलत हो गया, इसमें नामीकरण कर रहा है तो ये गलत हो गया। तो ये हमारे नेगेटिव है, पॉजिटिव हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा कि उन्हें ठीक तरह से हम समझेंगे और उनके अधिगम की प्रक्रिया में क्या करेंगे, उनका ये महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। हम उन्हें ठीक तरह से समझेंगे, अधिगम की प्रक्रिया में उनकी सहायता करेंगे, ठीक है। अटेंडेड प्रॉपरली सिग्निफिकेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों द्वारा
ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापकों को ठीक तरह से क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वे अध्ययन की प्रक्रिया में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अच्छा, वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं वो छात्रों के सीखने की क्षमता में क्या करती है, मध्यस्थता करने में सार्थक होती हैं। और ये अवधारणाएं अध्ययन की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। क्या होती है, हमारी जो लर्निंग की होती है प्रोसेस, उसमें जो होते हैं उसका एक पार्ट होती है, यानी कि हिस्सा होती हैं। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक ये पहचान लेता है कि चिंतन करने में बच्चा कितना सक्षम है और अभी कितना और हम कार्य करेंगे जिससे वो अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। ठीक है, तुलना करने में गुणात्मक रूप से ये भिन्न होती है, उन्हें बढ़ावा मिलता है और विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश व्हेन दे बिलीव दैट देन they effort will not make their efforts will not make any difference to the आउटकम ऑफ टास्क। तो हमारा ऑप्शन ए है सध्यता, ऑप्शन बी है आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन सी है गौरव, ऑप्शन डी है राहत। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अधिगम आसक्ता यानी असाध्यता ये महसूस नहीं करेंगे, जबकि आंतरिक प्रेरणा महसूस करेंगे, गौरव यानी प्राइड, रिलीफ यानी कि राहत, ये सभी महसूस करेंगे। लेकिन इसमें नाम में पूछा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थी अधिगम की आवश्यकता असाध्यता महसूस करेंगे यदि उन्हें विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई भी असर नहीं होगा। यानी बच्चे ये महसूस करने लगे जो भी कार्य करे तो वो निगेटिव में जाएगा, वो कभी सफल नहीं होंगे, तो ये क्या करेगा, उनके परिणाम पर वो असत्यता यानी असाध्यता महसूस करने लगेगा। ठीक है, एक ऐसी अवस्था होती है जब विद्यार्थी बार बार असफलता और तनावपूर्ण स्थिति का अनुभव करने के पश्चात उत्पन्न होती है। यानी कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर एक बार फेल हो गए, दूसरी बार भी फेल हो गए, अगर लगातार दूसरी बार भी फेल हो गए, तो आप इसके अंदर ये महसूस होने लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप जब भी उनमें कभी भी सीटेट का एग्ज़ाम पास ही नहीं कर पाएंगे। सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर एक दो बार फेल हो गए तो आपको निगेटिविटी आने लगती है कि आप जीवन में कुछ भी कर ले आप पास नहीं होंगे। तो क्या होती है, अधिगम आसक्ता यानी कि असफलता वो महसूस करने लगते हैं। ठीक है, बार बार जब हम विफलता यानी जो हम महसूस करते हैं, यानी हम सफल नहीं हो पाते, तो हमारे अंदर ये उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति या परिस्थिति बदलने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। ठीक है, और उन्हें विश्वास हो जाता है फिर हम उन परिस्थिति को बदल नहीं पाते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी पढ़ने के बाद परीक्षा में नियमित रूप से बार बार खराब प्रदर्शन करता है तो ये मानने लगता है कि परीक्षा के करना अप्रभावी है, इससे उस तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही किसी एग्जाम में अगर वो बार बार दे रहा है, वो जैसे कि सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया और फिर हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, आईएएस यूपीएससी है, तो ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं वो अगर बार बार फेल हो जाते हैं तो निगेटिविटी आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि आप मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो बार बार फेल हो रहा हूँ ना, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनाइसिस मोटिवेशन। ऑप्शन ए है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन टू गेन नॉलेज। ऑप्शन बी है नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन टू विन द कैश प्राइज। ऑप्शन सी कह रहा है कि सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग डिस्कशन टू इम्प्रेस क्लासमेट्स। चौथा कह रहा है कि दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग डिस्कशन टू अवॉइड पनिशमेंट। अगर आप दंड से बचना चाहते हैं तो कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं है, सहपाठियों को प्रभावित करना चाहते हैं तो कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं है, इनाम जीतना चाहते हैं तो कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं है। लेकिन अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आप नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, इसके लिए आप पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं डिस्कशन में, तो वो कैसी होगी, हमारी आंतरिक प्रेरणा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में जब आप भाग ले रहे हैं तो कैसा उदाहरण है, ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। जबकि जब आप किसी से नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेते हैं, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेते हैं, दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेते हैं, तो ये सब कैसी प्रेरणा है,
बाहरी प्रेरणा है, सब हमारे इनाम हमें बाहर से मिलेगा, सब हमारे जो होंगे आस-पास के वो प्रभावित होंगे, दंड हमें बाहर से मिलेगा तो उससे बचने के लिए क्या होता है बाहरी प्रेरणा है, जबकि ज्ञान हमें आंतरिक मिलेगा उस भी हमारे लिए कैसी होगी आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा बच्चों को अपना लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा उनके अंदर के भीतर आती है, क्योंकि उनके अंदर उन्हें लगता है कि अगर मैं ज्ञान एक ये काम मैं ऐसे करूँगा तो मैं अच्छे से जीवन में कर पाऊँगा, मैं सफल होऊँगा, मुझे ज्ञान मिलेगा, तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है, ठीक है। और जब बचपन से अगर आईएएस बनना चाहता है तो उसकी आंतरिक प्रेरणा है, तो वो बनकर रहेगा। लेकिन अगर उसके माँ-बाप कहते हैं या उसके आस-पड़ोस को देखता रहता है, अरे वाह! मेरे पड़ोसी भैया इतने अच्छे आईएएस बन चुके हैं तो मैं भी बनूँगा, या फिर उसने वो टीचर बना है तो मैं भी टीचर बनूँगा, वो डॉक्टर बना है तो मैं भी डॉक्टर बनूँगा। ये सब बाहरी प्रेरणा है, ज़्यादा दिन चलती नहीं है। लेकिन अगर अंदर से मोटिवेट होता है बच्चा तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, ठीक है? क्योंकि वो आंतरिक प्रेरणा होती है, ठीक है? आमतौर पर किसी अन्य बाहरी व्यक्ति द्वारा संचालित होती है, अंतःकरण से ना होकर। बाहरी प्रेरणा जो होती है वो बाहर के लोगों को देखकर होती है, ठीक है, ना कि अंदर से आती है। जबकि आंतरिक प्रेरणा आपके अंदर आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, वो आपने अपने आप किए होंगे, तो आप उस जीवन में ज़रूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी आंतरिक प्रेरणा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में से किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ गोल्स शुड अ टीचर प्रमोट अमोंग हर लर्नर्स? ऑप्शन ए है महारत हासिल करने की दिशा में उनका लक्ष्य, ऑप्शन बी है परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य, ऑप्शन सी है प्रदर्शन की दिशा में उनका लक्ष्य और ऑप्शन डी है परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। तो बताइए किसको बढ़ावा देना चाहिए? प्रदर्शन की दिशा में ये नहीं होगा, महारत हासिल करने की दिशा में ही होगा, ठीक है। अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो एक टीचर है उसको अधिगमकर्ताओं में महारत हासिल करने की दिशा में लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और महारत जो लक्ष्य है उसके कई सारे होते हैं, जैसे कि पहला है कि सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। सक्रिय प्रतिभागिता को सक्रिय ना कि निष्क्रिय, सक्रिय यानी कि जो एक्टिव है उस प्रतिभागियों से भाग लेने के लिए कहना चाहिए। आत्म सुधार कौशल के विकास करना चाहिए, वृद्धि दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, दृष्टिकोण जो केंद्रीय क्षमता लक्ष्य की, ठीक है। दृष्टिकोण उनकी महारत लक्ष्य, इसमें छात्र जो होता है वो दूसरों के सामने असफलता से बचने के लिए चिंतित रहते हैं। विद्यार्थी खराब प्रदर्शन की डर से बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है बच्चा कि बच्चों को लगता है कि अगर मैंने प्रदर्शन गलत किया तो मेरे पापा मेरे ऊपर कहेंगे, मेरे पापा मारेंगे, या फिर जो बाहर वाले वो मुझ पर हंसेंगे, मेरे क्लासमेट्स कहेंगे कि तुम कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। तो वो होते हैं वो बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, ठीक है, और वो इसीलिए जीवन में सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख, इसमें विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा में रुचि रखते हैं और बच्चों का मुख्य दान होता है दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड नॉट बी प्रमोटेड इन स्टूडेंट? विद्यार्थी में किस कौशल को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए? निगेटिव में पूछ रहा है कि नहीं देना चाहिए। पहला है मेटाकोग्निशन अभिसंज्ञान, ऑप्शन बी है थिंकिंग यानी कि चिंतन, ऑप्शन सी है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है अधीनता उन्मुखी यानी कि सबऑर्डिनेटेड ओरिएंटेशन। तो आपको पता ही है मेटाकोग्निशन को बढ़ावा देना चाहिए, थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे बच्चे लाइफ में अच्छा करेंगे। जबकि अधीनता, दूसरों पर अधीन रहना, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो देख लिया हमसे निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव हमारा यही है सबऑर्डिनेशन और इंटेंट, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि इन दोनों तीनों को बढ़ावा दे सकते हैं, अधिसंज्ञान, चिंतन और सृजनात्मकता। हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों में अधीनता उन्मुखी कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अधीनता उन्मुखी जो कौशल होता है वो विद्यार्थियों में बगैर सोचे समझे या बिना चिंतन के कार्यों को संपादित करता है, ठीक है, जिससे उसमें सृजनात्मकता की जो अनुपस्थिति होती है वो देखने को हमें मिलती है। अतः विद्यार्थी जो मानसिक रूप से होते हैं वो दब जाते हैं, जबकि विद्यार्थी कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ अपसारी चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, प्रश्न पूछने के लिए, इन सबको सहयोग की भावना और सक्रिय और सहजता से सीखने के कौशल, इन सबको भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वो लाइफ में बच्चे अच्छा कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स इन अकेडमी 123 इस नाम से, जिसके आपको यूपी प्लस सीटेट और सारे प्रीवियस ईयर मिल सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने प्ले लिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, तो बाहर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।